नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 18 आवर्स सुरेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार सिन्हा और गुरप्रीत राणा। एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी जारी है और बाजार हम देख रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार कर रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में लगभग 0.25% की गिरावट रही और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट लगभग आधे % के आसपास की रही और अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी है वो है जारी। रेंज का बाजार है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या बाय ऑन डिप करना चाहिए या फिर सेल ऑन राइज में बाजार में कंफर्ट अभी ज्यादा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है, लेकिन वो एक्शन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नतीजों का सीजन थोड़ा पीछे छूट गया है। तो आपकी हम रणनीति जरूर बनाएंगे। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके शो में हम आगे बढ़ेंगे। खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस होंगी स्टॉक्स को लेकर और इंडेक्स को लेकर कंप्लीट व्यू भी होगा। लेकिन चलिए, शो की शुरुआत करने वाले हैं हम 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। थोड़ी देर में ट्रिगर्स भी आपके सामने हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि बाजार के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं वो किस तरह के नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। एक तरह से 15 अगस्त के साथ साथ कह सकते हैं कि त्योहारों का जो सीजन है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन चलिए, ग्लोबल संकेतों की सबसे पहले बातचीत करेंगे और हम देख रहे हैं कि तनातनी जारी है अमेरिका और ईरान के बीच में और ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा कड़े आर्थिक दबाव डालने की चेतावनी दी है और सैन्य कार्रवाई से ज्यादा ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने पर अमेरिका का फोकस अब होता हुआ नजर आ रहा है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने भी कठोर आर्थिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और हो ये सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो ट्रेड हो रहा है उसको ब्लॉक किया जाए, ईरान के तेल एक्सपोर्ट को लेकर दबाव बढ़ाया जाए, जो फाइनेंशियल चैनल है उसको थोड़ा सा कमजोर किया जाए, दबाव बढ़ाया जाए। हालांकि अमेरिकी दबाव के आगे ईरान झुकने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान है कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फैसला नहीं हुआ है और अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है तो ईरान की सभी जो शर्तें हैं वो स्वीकार करनी पड़ेंगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना या नहीं खोलना ये ईरान के अधिकार क्षेत्र में है और ट्वीट से, विमान वाहक पोत से, भाषणों से या आदेशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल सकता। तो सीधे सीधे उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधा है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों से संकेतों की बात करें तो शुक्रवार को हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड तीनों के तीनों इंडेक्स में लगभग 0.25% की गिरावट आई और नैस्डैक की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी और रिकॉर्ड हाई से S&P 500 भी थोड़ा सा नीचे आया है। अमेरिका में अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए जुलाई के और रिटेल बिक्री के आंकड़े जो आए ये अनुमान के विपरीत 0.6% गिरी है। हालांकि रिटेल बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, तो ये आंकड़ा कमजोर आया है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वीकनेस की ओर भी इशारा कर रहा है और इससे ये माना जा रहा है कि सितंबर की यूएस फेड की जो पॉलिसी होगी उसमें दरें बढ़ने की आशंका नहीं है, स्टेटस को रहेगा और यूएस फेड दरों को होल्ड रखेगा, इसकी उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के आंकड़े आए, 51 की रीडिंग आई है और ये उम्मीद से कमजोर आया है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो रेडिट का शेयर 13% चढ़ा है और इसकी वजह यह है कि कंपनी 18 अगस्त से S&P 500 में शामिल होने जा रही है। लेकिन अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो लिबरेशन डे के मौके पर कोरिया के बाजार तो बंद है, लेकिन निक्केई हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल फ्लैट आपको वहां पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हांगकांग के बाजार में और चीन के बाजार में आपको बढ़त पर कारोबार फिलहाल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अन्य संकेतों में ट्रंप की चेतावनी से क्रूड में थोड़ी सी बाइंग आई है। हालांकि भाव एक रेंज में है, $88 के आसपास के प्राइसेस हैं, लेकिन डॉलर में नरमी आने से सोने को सपोर्ट मिला है और गोल्ड के भाव निकल गए हैं $4,450 प्रति औंस के ऊपर। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है 4.68% पर, ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लगभग 100 के आसपास की रीडिंग थी, वो गिर के आ गई है 99.5 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 99.54 की रीडिंग है डॉलर इंडेक्स की। तो कुल मिला जुला के जो संकेत हैं वो हम देख रहे हैं कि मिक्स टू न्यूट्रल साइड पर आपको नजर आएगी ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि बाजार के लिए जो अहम ट्रिगर्स हैं
वो कौन से हैं? तो अभी जैसा कि आपने ग्लोबल संकेतों में जाना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी है और अमेरिकी एशियाई बाजार कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 अंक नीचे कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा और ब्रेंट क्रूड हल्की नरमी के साथ $88 के आसपास है और एफआईएस की छोटी खरीदारी आई है लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन अगर हम नतीजों की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड के कमजोर नतीजे आए हैं। मुनाफा 19% घटा है, लेकिन पतंजलि के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं। मुनाफे में 87% का उछाल है और वोल्टास की अगर हम बात करें तो मुनाफे में 53% का बढ़िया जंप है। तो वोल्टास के और कोचिन और पतंजलि के नंबर जो आए हैं काफी ये शानदार निकल के आए हैं। चलिए एक काम करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी की तरफ करते हैं रुख कि आज आपकी बाजार में स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं वो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपकी ट्रेड की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपके लेवल्स अहम होने चाहिए, किन खबरों पर आपको करना कैसे रिएक्ट है, ये सारी चीज़ें करते हैं, समझते हैं। और हमारे ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सर, पहला सवाल मेरा यही है कि जो 2 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईआईज की फाइनली खरीदारी लौटी है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? हालांकि बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं है, 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, लेकिन अगर ग्रॉस फिगर्स को देखें तो ग्रॉस फिगर्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। करीब करीब 12,000 करोड़ के आसपास के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या रीडिंग है आपकी इसको लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से आंकड़ों में ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिलेगा और कुछ मेजर आपको बाई फिगर नहीं देखने को मिलेगा। वो कारण इसका ये है कि अभी हम जो एक्टिव बायर्स हैं, एक्टिव एफपीआईज हैं, वो उनकी उसका फ्लोस नहीं दिख रहा, हमको पैसिव का दिख रहा है। अर्निंग सीज़न अच्छा गया है। Q1 के अर्निंग सीज़न में अगर हम गैस वगैरह को निकाल दें तो अच्छे नंबर, अच्छे आंकड़े आए हैं। 15 से 18% का ग्रोथ आया है अर्निंग्स में और वो उसकी वजह से थोड़ा सा बॉयंसी देखने को मिल रहा है। और अभी जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ 20 से 30% के आसपास बढ़े हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एफआईएस के नंबर्स और डीआई तो पॉजिटिव हैं, पर एफआईएस के नंबर जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे मार्जिनली। और ब्लॉक डील जब भी आएंगे, नए इश्यूज जब भी आएंगे, उसमें उनको आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईएस का फ्लो जो है फ्रेश पेपर की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा है और सेकेंडरी मार्केट की तरफ कम है। तो नज़र रखिएगा कि बड़े जो आईपीओज आ रहे हैं उसमें एफआईएस का कैसा इंटरेस्ट है। क्यूआईबी का पिछले हफ्ते जो 2-3 नए आए हैं उसमें काफ़ी क्यूआईबी इंटरेस्ट देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी थी आपका। तो वो भी एक चीज़ है। आज 2 कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, मॉल बायो और धूत ट्रांसमिशन। उसमें भी हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी थी, तो वहाँ पर भी सेलिंग आपको थोड़ी सी बहुत मिलेगी। और आज तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जारी है। होल्ड की स्ट्रैटेजी नहीं है, नए पेपर को लेते हैं मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें बेच देते हैं। और वही चीज़ आपको आज मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्टिविटी एफआईएस की इसी तरह से रहेगी। कुछ दिन हमको स्पोरेडिक बाइस मिलेंगे, कुछ दिन हमको सेल मिलेंगे। हाँ, जो हैवी सेलिंग थी वो नहीं मिलेगी हमको। सजीत सर, अगर हम निफ्टी की बात करें तो एक कंजेशन जोन में निफ्टी फंसा हुआ है। अगर हम थोड़े से बड़े रेंज की बात करें तो 24,200 से लेकर 24,800 की रेंज है और हमने देखा शुक्रवार को कि मेजर जो पुट राइटिंग थी वो 24,300 के लेवल पर थी। पूरा हफ्ता हमने देखा कि रेंज में दोनों इंडेक्स ने बिताया है। तो आज जो एफएनओ के संकेत है उसको देखते हुए निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए, एफएनओ में ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने देखा कि रोल ओवर शुरू हो गया, निफ्टी में शुरू हो गया और कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह में शुरू हो चुका है रोल ओवर। निफ्टी 50 में जो सितंबर का सीरीज़ है उसमें लगभग 400 करोड़ के आसपास का एडिशनल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बढ़ा, तो यहाँ का थोड़ा सा घटा है और वहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस हफ्ते हमको काफ़ी रोल ओवर्स देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से आपको तब वो करंट मंथ का बेचेंगे तो मार्केट को नीचे दबाव देखने को मिलेगा और अगले महीने का खरीदेंगे तो थोड़ा सा वो भी मिलेगा आपको। तो शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। शॉर्ट्स अभी मार्केट में हमको
काफ़ी हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि रोल ओवर में क्या होगा कि आपका अगस्त के में अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो उसको कवर किया जाएगा और सितंबर में शॉर्ट्स ऐड किए जाएंगे। तो इस हफ्ते में, इस अगले एक हफ्ते में आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगी और ये काफ़ी थोड़ी सी वॉलेटाइल भी रह सकती है क्योंकि कैश सेशन भी है इस महीने का। तो उसके हिसाब से आखिरी के 15-20 मिनट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। बट अगर हम पूरे तरह से मार्केट को देखें तो 24,000 में थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि शुक्रवार को 24,400 और 500 पे हमने थोड़ा सा कॉल राइटिंग देखा और 24,000 और 24,500 में थोड़ा बहुत हमने पुट राइटिंग देखी। हालांकि पूरा जो बैंड है वो 400 पॉइंट का है, 24,000 से 24,500 के बीच का। और पुट कॉल रेशियो, पुट राइटिंग जो आखिरी के 1-1.5 घंटे में बढ़ी थी उसमें पुट कॉल रेशियो जहाँ पूरे मार्केट का 1.13 के आसपास आया। और FIs और DIs दोनों नेट सेलर्स थे। हालांकि वो इसलिए भी थे क्योंकि आपको सेकेंड मंथ में आपको काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रहे थे और इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी आपको FIs के ओपन इंटरेस्ट निफ्टी 50 में बढ़ते हुए देखा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है वहाँ पर आपने नेट सेलर जरूर रहे थे पर वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुए थे जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घटे हैं। ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन जो है 11.2% के आसपास है जो घटे हैं। तो मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रहा है और वो दबाव आपको कैश मार्केट में देखने को मिलेगा। जी सजीत सर, अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमने देखा कोटन शिपयार्ड के रिजल्ट्स आए हैं जून क्वार्टर के, नतीजे मिले जुले देखने को मिले हैं। हमने देखा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 19% घटता हुआ दिखा है। रेवेन्यू और एबिटा की भी बात करें तो यहाँ भी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में कोटन शिपयार्ड के रिजल्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? कोचिन शिपयार्ड के नतीजों को आप अगर हम देखें तो उसको हमको एक तरह से देखना पड़ेगा कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर शायद ना देख पाएँ इसको। इसका कारण ये है कि इनकी ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है बट एग्जीक्यूशन में आता है। अगर हम देखें कि अगर जो एग्जीक्यूशन होता है वो डिलीवरी की बेस होता है, शिप्स जैसे डिलीवर होते हैं उनको अपने रेवेन्यू बुक करने पड़ते हैं। अगर एक क्वार्टर में या एक महीने से भी आगे डिलीवरी पुश हो जाती है और वो डिलीवरी जो पुश होती है वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। यहाँ पर इंडियन नेवी होता है उनका क्लाइंट या फिर बाकी जो है मोस्टली जो है डिफेंस ऑर्डर्स हैं जिस पे हम नज़र रखते हैं। बट अगर वो एक महीना भी पुश होता है तो अगले महीने में चले जाता है। नज़र इसमें ये रखिए कि किस मार्जिन्स कैसे हैं क्योंकि जब भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट अपफ्रंट इनकर कर लेते हैं और रेवेन्यू बुकिंग जब होती है, जब डिलीवरी होती है तो अगर डिलीवरी पुश हो जाती है तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक उनका बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई सवाल नहीं है क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं और नेवल ऑर्डर्स बहुत लाइन में हैं क्योंकि काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नेवी के जिसमें कोचिन शिपयार्ड को भी मिल सकते हैं। तो ये कोचिन शिपयार्ड को जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। क्वार्टर से क्वार्टर तक आप शायद ना देख पाए क्योंकि डिलीवरी शेड्यूल के ऊपर उनकी रेवेन्यू बुकिंग होती है। सही सर, एक और नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। सरकारी माइनिंग कंपनी NMDC के तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं, प्रॉफिट में करीब 2% का इजाफा है लेकिन आय और मार्जिन सपाट देखने को मिले हैं। नतीजों को आपने कैसे रीड किया और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? देखिए Q1 का एबिटा फ्लैट रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो और आपका वॉल्यूम 2% बढ़ा और रियलाइजेशन 4% बढ़े पर एबिटा मार्जिन जो थे 36% थे जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 24% थे। तो वहाँ पर भी हमने बढ़त देखने को मिली। उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो थोड़ा सा हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और उसका कारण ये है कि स्टील ट्रेडिंग जो है उन्होंने इस क्वार्टर में नहीं की जिसकी वजह से उनके रियलाइजेशंस और मार्जिन्स अच्छे रहे। प्राइस कट किया है NMDC ने जुलाई और अगस्त में तो थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा इम्पैक्ट होंगे Q1 में। ये जो अगर हम देखें तो फाइन के जो आयरन और फाइन के जो प्राइजेस हैं वो भी स्टेबल रहे हैं और रॉयल्टी को हटा दे तो थोड़े से बढ़त देखने को मिल रही है। अभी 4,500 रुपये के आसपास चल रहे हैं और ये 3% नीचे है इसका वर्सेस लास्ट ईयर का Q1 के अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर जो है Q1 के बाद आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जुलाई अगस्त में जो प्राइस कट हुए हैं उसका इम्पैक्ट इसको आपको NMDC में देखने को मिलेगा।
कंपनी का मानना है कि जो प्राइजेस हैं वो रेंज बाउंड ही रहेंगे और नियर टर्म में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। तो इसलिए इस पर नज़र रखिएगा आप। आयरन और कमोडिटी प्राइजेस जो हैं बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और इस क्वार्टर में हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी है आयरन और स्टील प्राइजेस में, तो उसका इम्पैक्ट जो है एनएमडीसी में भी होगा, क्योंकि प्राइस जो कट्स होंगे उसका इम्पैक्ट आपको टॉप लाइन में भी देखने को मिलेगा और एबिटा मार्जिन्स में भी देखने को मिलेगा। सही सर, अशोक लेलैंड की बात करें, हालांकि नतीजे मार्केट आवर के दौरान आ गए थे। मुनाफे में 2.5% की बढ़त है, मार्जिन घटा है, आय में 10% की बढ़त है। नतीजों को आपने कैसे रीड किया सर? बाजार ने थोड़े से पनिशमेंट देने की कोशिश की और शेयर हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुआ 2%। आपको कैसे लगे सर नंबर इसके? देखिए, रेवेन्यू 10% बढ़ा, आपका पैट 3% और एबिटा फ्लैट रहा। एक कारण जो है उसका ये है कि लगभग 25% जो प्रोडक्शन था वो लो कॉस्ट इन्वेंट्री में हुआ, और उसके बाद का इम्पैक्ट आपको इसके एबिटा में देखने को मिला, और एबिटा टॉप लाइन और एबिटा में देखने को मिला आपको। इन्होंने लगभग 2 से 2.5% प्राइस इंक्रीज़ किए हैं, बट वो बहुत ही कम है। और आगे जाके अगर हम देखें तो कंपनी कह रही है कि हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगा FY27 में, जबकि H2 में एक बेस इफेक्ट आता है, हाई बेस का इफेक्ट आता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि पूरे साल का जो है हाई सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ये भी आप देखिए कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं एलिवेटेड हैं यहाँ पर। कंपनी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है और हो सके तो प्राइस हाइक्स भी करेगी। तो जुलाई में थोड़ा सा प्राइस हाइक्स हुए हैं MHCV में और HCV में, और ये सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर प्राइस हाइक जैसे ही आती है तो रिप्लेसमेंट डिमांड एकदम कम हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव सेगमेंट है यहाँ पर, CV सेगमेंट जिसको हम कहते हैं। हालांकि आपके फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ के बाद डिमांड कांस्टेंट रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। LCV की डिमांड भी रही है और MHCV की डिमांड भी आ रही है अच्छी। और सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, अशोक लेलैंड ही नहीं, टाटा को देख लीजिए या बाकी देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस जो ट्रांसफ़र हो रहा है कस्टमर्स को, वो बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में हो रहा है ताकि डिमांड को हिट ना हो, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत हाई है। अशोक लेलैंड के केस में आपको एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ी कम दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डिमांड को मेंटेन करने के लिए और वॉल्यूम्स को मेंटेन करने के लिए किया है। तो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होने की उम्मीद है इस साल, जिस तरह से ये लोग अपने कैलिब्रेट कर रहे हैं। अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से कम हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा असर होगा, बट आगे जाके अशोक लेलैंड को प्राइस हाइक्स, प्रोडक्ट मिक्स, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी ताकि वो अपना एबिटा मार्जिन्स को मेंटेन कर सके। और ये भी एक चीज़ है कि LCVs और MHCV में जो डिमांड है और जो मार्केट शेयर वो लेने की कोशिश कर रहा है वो भी ले, ताकि ये प्राइस कट्स के या प्राइस नॉन प्राइस हाइक की वजह से इनकी मार्केट शेयर ना जाए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है। 2-3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर और ये लोग बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, और क्योंकि प्राइस इंक्रीज ना कि कमोडिटी से हो रहा है बट ऑल्सो डीजल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उस दोनों का इम्पैक्ट जो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे पड़ता है और स्पेशली रिप्लेसमेंट डिमांड पे पड़ता है। तो कंपनी आज के डेट में कह रही है कि रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हट कम नहीं हो रही है, तो उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। सजीत सर, साथ ही आज हॉराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का IPO भी खुल रहा है। 2600 करोड़ रुपए का पूरा इशू साइज है इस IPO का और पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 57 से 60 रुपए के बीच का है। इस IPO को अब आप निवेशकों के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हॉराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में है। ब्लैकस्टोन की कंपनी है, अपना IPO लेकर आ रही है 2600 करोड़ का। इसका जो प्राइस बैंड है 57 to 60 रुपीज़ पर शेयर का है, और 17 से अगस्त 19 के बीच में ये IPO खुलेगा।
इन्होंने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया था जिसमें आर के दमानी और 361 और बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी थे, जिसमें 1650 करोड़ का उन्होंने फंड रेज किया था। बट फाइनेंशियल्स में आप देखें तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। पहली बात ये है कि लास्ट 3 साल से ये लॉस मेकिंग है। क्या ये आगे जाके प्रॉफिटेबल होगी? हो सकती है, पर अगले 4 से 6 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आसानी से, पैट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं आएगी। हालांकि एबिटा में अगर आप देखें तो पॉजिटिव है और 74-75% का इनका मार्जिन दिख रहा है, बट क्योंकि ये बिल्ड फेज में है, आपको देखने को मिलेगा कि हायर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस में रहेगा। लगभग 6,500 करोड़ का इनका डेट है, जिसमें से 2,250 करोड़ का वो आईपीओ से जो डेट को रीपे करेंगे, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होगा। बट इन्होंने जो नया अभी एक्विजिशन किया है जिसमें 14% स्टेक लिया है, वहाँ पर 2 मिलियन स्क्वायर फीट का वो बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें खर्चा भी आएगा और उसको देखते हुए आपको देखने को मिलेगा कि आपके पैट में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा लंबा जाने की उम्मीद है। 250 शेयर्स का लॉट है ये, और अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इसमें सर 10% खुला है, तो वो भी एक बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स 10% का ये है। क्या रिटेल इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हम वैल्यूशन देखें इसका, तो ईवी बाय एबिटा का वैल्यूशन आप देखिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो लॉस मेकिंग है, तो लगभग 27 से 30 टाइम्स एबिटा का ये फॉरवर्ड एबिटा ये चल रहा है, जो कि बहुत ही हाई एक्सपेंसिव दिखता है मुझे। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में हमने देखा है कि 10 से 15 टाइम्स ईवी बाय एबिटा डिसेंट प्राइसिंग होती है। यहाँ पर ये 27 से 30 टाइम दिख रहा है, तो ये भी एक एक्सपेंसिव है। क्या इसमें आपको ये भी इंटरेस्ट मिलेगा? शायद मिल सकता है, क्योंकि ब्लैकस्टोन की कंपनी है तो शायद मिले, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो रेंटल्स के साथ है, लीज रेंटल्स के साथ आता है ये, और ये आपको अगले अगले 4 से 6 क्वार्टर में शायद प्रॉफिटेबल ना रहे तो डिविडेंड भी नहीं आएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ले रहे हैं ये, तो शायद इसमें आपको उतना ना मिले, तो इसलिए इसको लिस्ट होने दीजिए और उसके बाद इस पर डिसाइड कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं कि नहीं। सही सर, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका, आज आप जुड़े और तमाम खबरों पे, इंडेक्स के ऊपर आपने बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूअर्स को गाइड किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और आपकी तैयारी कराते हैं। खबरों के हिसाब से आज कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, वो पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे सहयोगी व्रतिक जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्रतिक, गुड मॉर्निंग। बताइए एक बार आपकी लिस्ट में आज क्या क्या है, कौन सी खबरें हैं, कौन से नतीजे हैं जिन पर आज हमें नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांकरा के। वहाँ पे नंबर्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर एस्टिमेट से भी कंपेयर करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वोल्टास की बात करते हैं, वहाँ पे नंबर्स अगर हम ऐसे देखें तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बट अगर हम एस्टिमेट से कंपेयर करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर लग रहे हैं, थोड़े मिक्स है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा एस्टिमेट से अच्छे नंबर्स देखने मिले, बट एबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो इनलाइन आया, तो काफ़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स लग रहे हैं। अगली स्टॉक की बात करते हैं यूफ्लेक्स, वहाँ पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 37% की ग्रोथ देखने मिली है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 94% की, और जैसे मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन देखने मिला है, और प्रॉफिट जिसके चलते हुए 7 गुना बढ़ चुका है। मैक्स एस्टेट की बात करते हैं, वहाँ पे नंबर्स थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में लगभग 41% की हमें प्रेशर देखने मिला है। मार्जिन्स भी थोड़े सिक्वेंशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंप्रेस हो गए। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी हमें 30% डाउन टिक देखने मिला है। साथ में ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, वहाँ पे नंबर्स वीक नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 44% डाउन हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ये क्वार्टर आया 5.5 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 117 करोड़ का, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा प्रेशर देखने मिला उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। रूबिकॉन रिसर्च की बात करते हैं, वहाँ पे नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 51% का हमें उछाल देखने मिला है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे भी एक्सपांशन देखने मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 100% से बढ़ गया है, तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं।
स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स वीक लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें 5% का डाउन टिक देखने मिला है। इबिटा की बात करें तो इबिटा में हमें लगभग 50% का डाउन टिक देखने मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 71% डाउन हो गया है प्रॉफिट। फिजिक्स वाला की बात करें तो नंबर्स काफ़ी मिक्स लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में टॉप लाइन में हमें लगभग 24% की ग्रोथ देखने मिली है। घाटा थोड़ा कम होते हुए दिखा है हमें। लॉस की बात करें तो लॉस आया 78 करोड़ का, जबकि 120 करोड़ था पिछले साल। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स हमें स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखें तो काफ़ी वीक नज़र आते हैं, बट अगर हम एस्टिमेट से कंपेयर करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इबिटा की बात करें तो इबिटा 192 करोड़ से आ गया है, जबकि एस्टिमेट था 180 करोड़ का। पीटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे थे। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 97% की ग्रोथ देखने मिली है। इबिटा मार्जिन में भी हमें एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन देखने मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 5.5 गुना बढ़ चुका है। अभी हम स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने पार्टनर किया है और वहाँ पे वो लोग डेवलप करने वाले इंडिया का इंडिजीनियस कम्बैक इंजन, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होगा। ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, वो अभी एंटर कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज मार्केट में। 3 बेस्ट के प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के लिए, और यूटिलिटी स्किल एप्लीकेशंस करेंगे वो इंडिया में। श्री लोटस डेवलपर्स की बात करते हैं, वहाँ पे उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, रेसिडेंशियल रीडेवलपमेंट का ऑर्डर मिला है दादर मुंबई में। लगभग 550 करोड़ का ये ऑर्डर है। येस बैंक की बात करते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने उनको इन्वोक किया 281 करोड़ बैंक गारंटी जो इशू की थी येस बैंक ने उनके थ्रू, और ये बॉरोवर स्पेक्ट्रम पेमेंट के चलते हुए हुआ है। यूपीएल की बात करते हैं, उनकी जो स्टेप्स डाउन सब्सिडरी है एडवेंटा, वो लगभग 100% स्टेक बाय कर दी इजिप्ट हाइटेक में। $100 मिलियन की ये डील है, जिससे इनका जो फॉरेन में है वो और स्ट्रेंथ होता है। फास्ट गोइंग MENA अफ्रीका कॉर्न सीड मार्केट में उनकी प्रेजेंस और बढ़ती है। डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं, US FDA ने इन्वेस्टिगेशन किया था लगभग 6 अगस्त से 14 अगस्त को हैदराबाद की फैसिलिटी में, और वो कंक्लूड किया 4 ऑब्जर्वेशन देखने मिले हैं। सीमैक की बात करते हैं, वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 ONGC के वेसल्स के लिए, और समुद्र सेवक और समुद्र प्रवाह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है 131 करोड़ और 124 करोड़ का। नाइप की बात करते हैं, उनको लगभग 563 करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडियन नेवी से, और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है उनके लिए। और आखिरी स्टॉक की बात करें तो वो है न्यूलैंड लैब्स। US FDA ने उनकी यूनिट 3 फैसिलिटी को तेलंगाना में जो है उसको इंस्पेक्ट किया था और कंक्लूड किया है 483 ऑब्जर्वेशन से। तो ये सब स्टॉक्स और अर्निंग्स के बेस पे सब फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो खबरों वाले शेयर कौन से रहे और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अब तक नतीजे कौन से आए हैं, इसकी पूरी की पूरी डिटेल दे दी है प्रतीक ने। और इसी के साथ जो अर्निंग सीजन है ये कंक्लूड हो गया है। इक्का दुक्का हो सकता है कंपनीज के नतीजे अब आए, अदरवाइज ऑफिशियली Q1 का आज अर्निंग सीजन वो हो गया ओवर। थोड़े सा ना हो सकता है कि आपको ना स्टॉक्स खोजने में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े। इंडेक्स में तो ट्रेड कायदे से देखा जाए तो उतना बन नहीं रहा है। हार्डली निफ्टी में 50-60 पॉइंट का, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 से 200 पॉइंट के ट्रेड बन रहे हैं, और उसके बड़े ट्रेड बन नहीं पा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए। उसके बाद उनसे हम उनके शेयर भी जानेंगे, और जितने भी खबरों वाले शेयर और नतीजे हैं इन पर भी आगे हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल। रचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रचित जी, रेंज का ही बाजार है और अमेरिका और ईरान के जो संबंधों में तनातनी है वो लगातार कायम है। क्रूड भी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है, लेकिन $88-89 के आसपास के भाव हैं। राय क्या होगी रचित जी बाजार को लेकर? निफ्टी बैंक में आज क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभिषेक सर, आपको, विकास भाई को, मैम को और सारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investments or taking any trade in any of the scripts that we're about to discuss on your channel. आप देखिए, अब ना सर थोड़े से डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो लेबनान साइड हुआ, इजराइल का स्टेटमेंट आ गया है कि US ग्रीन फ्लैग दे देगा तो we'll again start attacking ईरान। आज 60 डे MOU का जो आपका टाइम था वो खत्म हो रहा है।
एक मेगा सैंक्शन की बातें हो रही हैं और ईरान की तरफ से भी आपको कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें के देखने के बावजूद कहीं ना कहीं क्रूड उस तरीके से स्पाइक नहीं कर रहा है। अभी उन्होंने एक और वेसल को हिट किया है। आई एम नॉट करेक्टली रिमेम्बरिंग द नेम, किस कंट्री का है। एक और वेसल हिट किया है। क्रूड कहीं ना कहीं अपने आप को कर्व करने की कोशिश कर रहा है। बट आप देखें, जहां आज ओपनिंग दिखा रहा था उससे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम अपने मार्केट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हम अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास रहे हैं। आज के लिए भी 24,200 250 ये एक ऐसे सपोर्ट लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये मैं इतना डीप गिफ्ट निफ्टी के अगेंस्ट आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूड होता हुआ आज के सेशन में भी देखने को मिलना चाहिए, विद अ सपोर्ट ऑफ 57,000। आईटी का कॉन्ट्रा प्ले जो हम कॉस्पी को देख के करते थे, आज आप देखें कॉस्पी मार्केट्स बंद हैं तो बहुत सारा डायरेक्शनल मूव नहीं देखने को मिलेगा। आईटी के लिए क्रूशियल पॉइंट रहेगा 30,000 31,050। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, निफ्टी को अपसाइड के लिए एक सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। अप्रोच इंडेक्स है वैसे ज्यादा जो हमने पिछले हफ्ते भी देखी, स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे तो बेटर रहेगा। और इस पूरे वीक के लिए दो अगर प्राइम हम सेक्टर्स बोले, डिफेंस और कहीं ना कहीं फार्मा एंड केमिकल्स, इन पे फोकस करेंगे। इस पूरे वीक में हम इन तीन सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, डिफेंस, फार्मा और केमिकल को लेकर भरोसा है और निश्चित तौर पर फार्मा और केमिकल तो चल रहे थे। डिफेंस भी हमने देखा कि पिछले हफ्ते 10 दिन की बात करें तो थोड़ा एक्शन में जरूर ये सेगमेंट लौटा है। यहाँ पर आप फोकस करके चलिएगा और यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो बायस बाजार का थोड़ा सा नेगेटिव है, देखते हैं कि आज बाजार की चाल क्या होती है। शुरुआत तो थोड़ी नरमी के साथ होगी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में ना सुबह से अगर हम देखेंगे लगभग 2 घंटे हो गए और ये 50 अंकों की गिरावट 50 अंकों की है। उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे और एक और एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सेट शेयर खान के सोमिल मेहताब। सोमिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयरों से शुरू कर लेते हैं। कहां पर आपकी रिसर्च है, क्या आपने आइडेंटिफाई किया है बाजार में आज ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मार्केट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स पर है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 24,300 24,200 के आसपास बहुत क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। 2040 डेली मूविंग एवरेज यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस लेकर लार्ज कैप के अराउंड रहना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक हम एक कंफर्टेबल जोन में ना पहुंच जाए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 24,400 24,500 के आसपास के, जब तक उसके ऊपर हम क्लोजिंग ना दे दे, एक अच्छा मूव ना मिल जाए, तब तक थोड़ा सा लार्ज कैप्स की तरफ हम रहे, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। दो स्टॉक्स मैंने चुने फ्रॉम द लार्ज कैप्स। एक टेलीकॉम से है, दैट इज भारती। भारती इज डूइंग रियली वेल। भारती ने लास्ट थोड़े समय से एक रिवर्सल दिखाया है। हाई टॉप हाई बॉटम फिर से बनना शुरू हुआ है। 2040 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है दिस इज अ वेरी सेफ बेट। भारती में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1950 पर, एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 2075 के। दूसरा है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की अभी आप बात भी कर रहे थे, को पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि बी लिटिल पॉजिटिव ऑन डिफेंस। और बीडीएल, मुझे लगता है कि डिफेंस में बीडीएल वुड डू गुड। लास्ट एक आध दो हफ्ते से बहुत ही अच्छा मूव देखा गया है अबव ऑल द एवरेजेस। एक बड़ी रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऊपर के तरफ टूटे, ताकि हमें एक मीडियम टर्म कंफर्मेशन मिले। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव बन ही रहा है, लेकिन मैं ये मीडियम टर्म का भी प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर बीडीएल। द स्टॉप लॉस वुड बी 1335 और ऊपर में मेरे टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म रहेंगे 1480 के, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ये 1600 तक जा सकता है। तो ये मेरे दो टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में।
चलिए ठीक है, तो दो स्टॉक्स आपको सौमिल जी की तरफ से मिल गए। इन दोनों स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। बीडीएल 1480 का टारगेट आपको इमीडिएट रखना है और लॉन्गर टर्म में ये 1600 तक जा सकता है। 1335 पर आप स्टॉप लॉस को कीजिए मेंटेन। भारतीय एयरटेल 2075 का टारगेट आपको यहां पर रखना है और स्टॉप लॉस आपको 1950 रुपए पर करना है मेंटेन। तो भारतीय एयरटेल पर भी आप रखिए ध्यान। हमारे थोड़ी देर पहले ट्रेडर्स रडार वाले शो में भी ना दो एक्सपर्ट्स आए थे, कुणाल परार जी थे, रवि भट्ट थे, दोनों ने ही इन दोनों स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दिए। तो हमारे दो एक्सपर्ट्स इस पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, कन्विक्शन काफी ज्यादा। चलिए एक और मेहमान हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं, प्रदीप हल्दर जी पीएचडी कैपिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी करते हैं जरा शामिल। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका भी ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए सर क्या चुना है आपने आज, दो स्टॉक्स कौन से हैं आपकी तरफ से? जी वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी, अभिषेक जी एंड सारे को पैनलिस्ट को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों के लिए भी बात करते हो सकते हैं, इसमें से कुछ स्टॉक क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। सो दो स्टॉक आज लेके आया हूँ। पहला जो स्टॉक है यह है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आईपीओ हाई ब्रेकआउट, उसके बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशन, स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास का क्लोजिंग। तो चार्टिकल पैटर्न जिस तरीके से क्लोजिंग वीकली चार्ट पे होके रखा है, और अगर हम देखेंगे रेवेन्यू सेगमेंट इनका एनर्जी एंड ऑयल गैस से 81%, एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑलमोस्ट 17% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका है। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से भी और अच्छा खासा चलने के लिए रेडी है, बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट 2835, सेकंड टारगेट 2950 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे एक हफ्ते का व्यू के हिसाब से। 2615 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। सेकंड सेमीकंडक्टर थीम, सेमीकंडक्टर थीम से मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी अगर हम देखेंगे अब सेमीकंडक्टर जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे पे हमने देखा है प्रधानमंत्री जी का भी फोकस, ओवरऑल अभी देश का फोकस जा रहा है सेमीकंडक्टर में, तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत बढ़िया वैल्यू जोन में है। 208 के आसपास का प्राइस है, बाय करने का सलाह रहेगा। पहला जो टारगेट आपको 235, उसके बाद आपको 270 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन पे है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 191 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा और करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, दो स्टॉक्स आपको प्रदीप जी की तरफ से भी मिल गए। मॉसचिप आपकी स्क्रीन पर है, 235 270 दो टारगेट से 191 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आजाद इंजीनियरिंग यहां आपको 2835 2950 दो टारगेट्स रखने हैं, 2615 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए तो दो कॉल्स और इकट्ठी हो गई हैं आपके लिए। चलिए दो कॉल्स और जरा समझते हैं रचित जी से भी। रचित जी की इंडेक्स की स्ट्रेटजी तो हमने समझी है। रचित जी गुड मॉर्निंग, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर बताइए? विकास भाई गुड मॉर्निंग। और आज के लिए एक छोटी सी इशू जो आ रहा था, कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक था, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। केमिकल्स में बहुत अच्छे लग रहे थे, डिफेंस में बहुत अच्छे लग रहे थे, बट फॉर्चुनेटली मैं समझता हूं जब हम चेक कर रहे थे बहुत लोअर लेवल से, हमने केमिकल और डिफेंस में एक अच्छा कवरेज रखा हुआ है आपके चैनल के माध्यम से। बट आज हम लेकर आए हैं डिफेंस में से HAL, द मैमथ, द मदर ऑफ ऑल। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप देखें इसमें अभी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम देखें जो अब एक हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट BEML के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और इसके साथ साथ एंट्री ड्रोन मिसाइल सिस्टम में भी इनका कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा जेनटेक के साथ। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 5030 पे ले 4960। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं गलती से प्रोडक्शन को जो मैंने SMS किया था उसमें ये स्टॉप लॉस गलत आ गया। आई जस्ट चेक्ड, मैंने उनको ठीक करने के लिए बोला, इट इज माय बैड नॉट देयर मिस्टेक। 4960 का स्टॉप लॉस होगा और 4960 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा 5090, उसके बाद 5190। इन दो टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग पोजीशन आप लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए BEML रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और रिजल्ट्स के बाद इसमें कहीं ना कहीं आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील होती हुई दिखी है वो है ही, एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी आता हुआ दिखा है, और अब ऑर्डर बुक भी इनकी स्वेल होती हुई आपको दिखेगी। ये अभी भी बहुत अंडररेटेड स्टॉक है। अगर हम बहुत नियर टर्म की बात करें तो 1874 पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1790 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1960 एंड 2060, ये दो टारगेट्स हम बहुत नियर टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं।
ओवर एंड अब जैसे जैसे इसको और मूवमेंट होता रहेगा, हम अपने कवरेज में रखेंगे और फर्दर हो सकता है मीडियम टर्म में आपको 2400 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है, तो रचित जी की तरफ से यहाँ पर 2 स्टॉक पिक्स आते हुए HAL में आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 4960 का लगा सकते हैं और नियर टर्म में आपको 5090 से 5190 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक BEML रचित जी की तरफ से आता हुआ स्टॉप लॉस आप 1790 का लगा सकते हैं और नियर टर्म में 1960 से 2060 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की भी। कई ब्रोकरेज फर्म्स के रडार पर कई स्टॉक्स रहे हैं। ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी व्रतिक जैन जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग व्रतिक, बताइए कौन कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप लेकर आए हैं आज? जी हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है वोल्टास पे। वहाँ पे उन्होंने सेल की रेटिंग मेंटेन किया, टारगेट प्राइस कट किया है। टारगेट प्राइस लगभग 1075 का दिया है 1140 से। अगर उनका मानना है कि नेट सेल्स की बात करें तो वो तो 19% से बढ़ी थी, बट जो एस्टिमेट उन्होंने किया था उससे बिलो आई है, लगभग 8% बिलो आई है उनके एस्टिमेट से। इबिटा की बात करें तो इबिटा लगभग 13% बिलो आया उनके एस्टिमेट से। वीक रेवेन्यू देखने मिला है EMP और नॉन रूम AC सेगमेंट से, जिसकी वजह से उनको मिस देखने मिला है उनके टॉप लाइन में। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन और रूपी डेप्रिसिएशन के चलते हुए मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए। प्राइस इंक्रीज लिया था, उसके बाद भी फुल कॉस्ट पुश नहीं हो पाया है। कंपनी ने एक 50-on-50 JV एंटर किया एटमबर्ग से RS से कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए उन्होंने EPS को जो एस्टिमेट है वो लोअर कर दिया 7% से FY27 के लिए और 8% से FY28 के लिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं अशोक लेलैंड पे। सिटी की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे उन्होंने बाई की रेटिंग मेंटेन किया, बट टारगेट प्राइस कट कर दिया। टारगेट प्राइस लगभग 200 का कर दिया 205 से। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ने एस्टिमेट्स को मिस किया था। EBITDA और पैट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे आए थे एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो लगभग 28.5% पे आया था ग्रॉस मार्जिन, जो कि एक सरप्राइज था, और ये सरप्राइज हमें कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर के चलते हुए भी देख के उसके कारण भी देखने मिला है। मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव है CV डिमांड को लेके, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है MHCV डिमांड में। इन्वेंटरी बूस्ट मिला था Q1 में, और ये अनवाइंड होता हुआ दिखेगा हमें Q2 में। और न्यूली लॉन्च जो हाई पेलोड मॉडल्स है वो आने वाले टाइम में उनके लिए मार्केट शेयर का ला के दे सकते हैं। कमोडिटी कॉस्ट एस्केलेशन, हाई कंपटीशन आने वाले टाइम में उनको एक प्राइसिंग रिस्क देता है डाउनसाइड के लिए। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है एम्बर एंटरप्राइज। इलारा कैपिटल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाई पे अपग्रेड कर दिया। टारगेट प्राइस तो भी कट किया है उन्होंने। टारगेट प्राइस लगभग 8730 का किया है 9080 से। Q1 सेल्स की बात करें तो वो लगभग 13% से बढ़ी थी, बट 11% वो एस्टिमेट्स के बिलो थी उनके। RAC जो रूम AC डेवलपमेंट है, रूम AC डिमांड है वो वीक रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 29% की ग्रोथ देखने मिली। मोबिलिटी में लगभग 18% की ग्रोथ देखने मिली, जो कि ऑफसेट हो गई थी उनके ड्यूरेबल के वीकनेस के कारण। FY27 का टारगेट्स देखें तो RAC में वो ग्रो हो सकते हैं 13 से 15% में। इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 40% से ग्रो हो सकते हैं। सिडवेल में लगभग 30 से 35% से ग्रो हो सकते हैं। मार्जिन उनके प्रेशर में थे कॉपर क्लैड के इन्फ्लेशन की वजह से। कॉपर क्लैड वो जो उनके लिए रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, और प्राइसिंग प्रेशर के चलते हुए थोड़ा सा प्रेशर हमें देख सकता है H1 FY27 में। ओप्पो मोबाइल वेंचर टू वो स्टार्ट होने वाला कमर्शियल उसका Q1 FY28 में, जिसका इनिशियली टारगेट है 8 मिलियन यूनिट्स। PCB केपेक्स और मोबाइल डाइवर्सिफिकेशन आने वाले टाइम में उनको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ देते हैं, और वो 41% ऑफ अर्निंग्स कैगर एस्टिमेट कर रहे हैं FY26 से FY29 के लिए। तो ये सब स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज के दम पे। जी शुक्रिया व्रतिक, तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें इतने विस्तार से बताने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। और सबसे पहला सवाल तो गौरांग सर आपसे यही रहेगा डिफेंस सेक्टर को लेकर। हमने देखा इंडिपेंडेंस डे पर जो स्पीच PM मोदी की तरफ से आई, वहाँ पर डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ज़रूर हुई। उनका कहना है कि डिफेंस सेक्टर 4 गुना एक्सपैंड हुआ है, साथ ही इंडिजिनाइजेशन को लेकर भी बात हुई।
आत्मनिर्भरता को लेकर भी जो है बात हुई, उसको भी पुश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव आते हुए डिफेंस सेक्टर में। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त डिफेंस सेक्टर को? धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इतना स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक नियम अनुसार डिस्क्लोजर देना सबसे पहले अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो हमने, मेरे ख्याल से ये पूरा परिवर्तन जो है रक्षा क्षेत्र में, ये अगर मेरा अनुमान और मेरी याददाश्त अगर मेरा साथ दे रही है, तो ये पूरा शुरू हुआ 2016-17 के आसपास अनुमानित, जब सरकार ने रक्षा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई और स्थानीय मार्केट में स्थापित कंपनियों को प्रोत्साहन किया रक्षा क्षेत्र में हिस्सेदारी लेने के लिए। और आत्मनिर्भर भारत की जो व्याख्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखी थी, उसको और सक्षम रूप से आगे बढ़ाने के लिए तत्पश्चात हमने काफी सारी सरकारी कंपनियां जो रक्षा क्षेत्र में है, उनको आईपीओ के माध्यम के द्वारा बाजार में आते हुए देखे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने लंबी अवधि के निवेशकों के जो निवेश है उसमें इजाफे दिखाए हैं। इसके साथ साथ निजी कंपनियां भी जो लिस्टेड थी उन्होंने योगदान दिया, जो नहीं थी वो आए, लिस्ट किए अपने आप को और प्रदर्शन बेहतरीन किया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से निरंतर पिछले कुछ सालों में करीबन 3 या 4 प्रतिबंधित सूचियां जो है, जो हम आयात करते थे अलग अलग देशों से, उसको प्रतिबंध उसके ऊपर लगाम खींची, प्रतिबंध लगाया और स्थानीय मार्केट में बनाने का प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप मेरे ख्याल से जो 2021 वित्तीय वर्ष में 85,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था रक्षा क्षेत्र में, वो इस साल करीबन 1,90 लाख करोड़ का है, 1,90,00,000। ये जो आंकड़ा है, ये आने वाले सालों में 2030 तक करीबन 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मैं सिर्फ रक्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बाकी कोई अन्य क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। हमने जिस तरीके से हमने कर्तव्य दिखाए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों ने हमारे रक्षा बलों ने जो शत्रु है उन पर हावी आए और कठिन से कठिन समय में पांचों ही बलों ने अपना कर्तव्य निभाया, चाहे वो रक्षा बल हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या फिर तटरक्षक हो, सीमा सुरक्षा बल या फिर तटरक्षक। पांचों ही बलों ने अपनी भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई। मैंने कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ आपके हमारे जो सहयोगी इंग्लिश चैनल है, उस पर जब राय दी है रक्षा क्षेत्र में, तो एक बात निरंतर बार बार कही है कि अगर आप सोच बूझ समझ थोड़ा अभ्यास करके रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो कृपया करके आप अपना निवेश 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए मत करिए। अगर आप तो वास्तविकता में निवेश की गई पूंजी पर लाभ लेना है अच्छा खासा, तो 3 से 5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ये जो कंपनियां पुर्जे बनाती हैं या रक्षा से जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट बनाती हैं, आर्सेनल्स हो, मिसाइल्स हो, इसको समय लगता है, हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिजन होता है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आज सुबह रक्षा मंत्रालय की तरफ से तेजस मार्क 2 का ऑर्डर मिला और 48 घंटे में वो लड़ाकू विमान बना करके दे देंगे, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं, सालों लगते हैं। और फॉरगेट अबाउट, आप लड़ाकू लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भूल जाए, मिसाइल्स बनाने के लिए, राइफल्स बनाने के लिए, ऑटोमेटेड वेपन्स बनाने के लिए, आर्सेनल्स बना, सबके लिए समय लगता है। लड़ाकू आपको वेसल्स बनाने के लिए, पनडुब्बी बनाने के लिए, सबके लिए समय लगता है। तो अगर आप देखिए, हमारी खरीदारी की राय काफी समय से रही। फिलहाल जो हमारी कवरेज में कंपनियां हैं, उसमें से सरकारी कंपनियों में से बीईएल और मझगांव डॉक्स के 2 नाम है। इसके अलावा मेरे ख्याल से एलएनटी भी, जो 80 सालों से, 8 दशक से हमारे देश में स्थापित कंपनी है, अच्छा बखूबी कामकाज कर रही, रक्षा क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं, चौतरफा फैला हुआ कारोबार है। तो ये कुछ कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है, और भी काफी सक्षम कंपनियां हैं। आप, ये राय नहीं दे रहा, सिर्फ सक्षम कंपनियों की बात कर रहा हूं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEML, BDL, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनियां, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनी। नतीजे अभी आप बात कर रहे थे नतीजों के, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते शानदार, और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले साल। चलिए ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर को लेकर ये पूरा आउटलुक बनता हुआ गौरांग जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुमिल जी आप पर आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रॉल्स रॉयस के बीच करार हुआ है। हमने देखा स्वदेशी कॉम्बैट इंजन डेवलप किया जाएगा, वही डिफेंस सेक्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इंजन के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये दोनों कंपनीज़ के बीच एग्रीमेंट हुआ है। RIL की बात करें तो कैसा इम्पैक्ट इस खबर का नज़र आ रहा है, क्योंकि चार्ट्स में तो हम देख रहे हैं लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम बरकरार है। इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या आगे सलाह रहेगी? On Reliance, I'll be very positive. The only reason is कि बहुत समय से एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है। 1600 का टॉप बना था, अभी वेरी रिसेंटली 1250 1300 के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एंड आई थिंक कुछ समय तक शायद कंसोलिडेट करते रहे, लेकिन ओवरऑल यहाँ से इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में ट्रेडिंग करने की कोई सलाह नहीं है, लेकिन यहाँ से दिस इज अ वेरी गुड लेवल्स टू फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, क्योंकि बहुत समय से वेरी ग्रेजुअली ये करेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर 1250 1200 के आसपास मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है फॉर रिलायंस। सो आई विल बी पॉजिटिव। ऊपर में जो ब्रेकआउट के लेवल्स है दे आर अबव द 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 1365 1370 के आसपास है, तो उसके अगर ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मीडियम टर्म का एक कंफर्मेशन मिलेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1470। सो आई विल बी पॉजिटिव फॉर अ टारगेट ऑफ 1470। नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है 1280 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1280 एंड 1245, ये दो लेवल्स आप ध्यान में रखें। आई थिंक दीज आर वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये भी हो गया। 1280 और 1245 रुपए के दो नीचे के सपोर्ट्स हैं, और यहाँ तक अगर शेयर आता है तो निवेश के लिए और आकर्षक मौके आपको मिल जाएंगे। लेकिन चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और जरा जान लेते हैं कि जो नतीजे आए हैं उनको लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यूफ्लेक्स के नंबर अच्छे आए हैं। ये पैकेजिंग वाली कंपनी है और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मैक्सिको में इन्होंने अपना एक प्लांट सेटअप किया है। अगर आप रेवेन्यूज को देखेंगे तो 62% के आसपास का उछाल है। लॉस के अगेंस्ट कंपनी प्रॉफिट में आई है। प्रॉफिट हालांकि 25 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन लॉस था करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास का, और मार्जिन भी इन्होंने इंप्रूव किया है। और ये अच्छी बात है कि मार्जिन में बड़ा इंप्रूवमेंट है। 13.25% से बढ़कर मार्जिन हो गई है 22.25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यूफ्लेक्स रिसेंटली ये चला भी है। हमने देखा था कि मार्च में 350 रुपए के आसपास के भाव थे, अब 450 रुपए के ऊपर का ये शेयर है। इसको लेकर राय क्या होगी आपकी रची जी? यूफ्लेक्स हालांकि हो सकता है कि गैप के साथ खुले, लेकिन क्या उसके बाद भी इसमें दांव लगाना है? बिल्कुल सर, आप देखें नंबर्स बहुत इंस्पायरिंग लग रहे हैं और लेटली एक मोमेंटम जरूर डेवलप होता हुआ दिखा है। और ये मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं हमने सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में होता हुआ दिखा था, बट एक कंसोलिडेशन बहुत लंबा किया है और उसके बाद ये जो अपमूव है आपको जरूर कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। गैप अप ओपनिंग में हमारा थोड़ा सा हमें समझना होगा। अगर आप मान लीजिए कि ये 524 लेवल्स के ऊपर गैप अप ओपनिंग करता हुआ दिखता है या फर्स्ट हाफ में आपको वहां कहीं पकड़ में आता है, तो थोड़ा सा रिफ्रेन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी इन नंबर्स के बाद अपमूव है वो कैप होता हुआ आपको दिख सकता है। एक बार सप्लाई 548 लेवल्स पे आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि कहीं 496 500 ऑड लेवल्स पे आपको एक पोजीशन बनाने को मिलता है तो रिलेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा। और उन कंडीशंस में स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस जो होगा वो 468 का होगा, और 548 और 548 के बाद अगर मीडियम टर्म की हम बात करें तो आपको हो सकता है 624 तक में जाता हुआ दिखे। ठीक है, ये राय होगी यूफ्लेक्स को लेकर। रूबिकॉन रिसर्च के भी नंबर अच्छे आए हैं और रेवेन्यूज में करीब 52% का उछाल है। एबिटा की बात करें तो 62% का जंप है और प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है, 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 85 करोड़ रुपए, और मार्जिन भी इन्होंने इंप्रूव किया है। रूबिकॉन रिसर्च, प्रदीप गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर?
जी हाय गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। देखिए जैसे प्रॉफिट भी डबल हुआ है ऐसे स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया चला है। अगर हम देखेंगे आईपीओ के बाद भी मोर देन 140% के ज्यादा स्टॉक ने बस कुछ ही दिनों में दिसंबर के बाद रिटर्न दे चुका है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का अप ट्रेंड यहाँ पे है और आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हायर हाई फॉर्मेशंस एक वीकली चार्ट में सपोर्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए 1462। अगर किसी के पास है आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे अगर आप बाय भी करना चाहते हैं तो आंसर इज यस, हम यहाँ पे बाय भी करके जा सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस 1462 के आसपास मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ पे आपको 1695, सेकंड टारगेट आपको 1750 1800 तक का टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहना चाहिए, बाय भी करके चलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये राय रूबिकॉन रिसर्च के ऊपर तो आपको मिल गई है। चलिए अब 8 बजकर हो चुके हैं 55 मिनट, 4 मिनट के अंदर, 4-4.5 मिनट के अंदर प्री ओपन का एक्शन आने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत नई हेडलाइंस के साथ मार्केट लाइव्स की। नमस्कार, मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और विकास कुमार जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार के लिए नए हफ्ते की शुरुआत कैसी हो सकती है इस पर लगातार फोकस है और विदेशी बाजार से संकेत इस वक्त अगर आप देखें तो बिकवाली का दबाव झेलते हुए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस में भी इसी तरह के संकेत मिलते हुए हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स की पैनल बनी हुई है ताकि भारतीय बाजार में इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए आपके लिए एक बेहतर रणनीति हम बना पाएं। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए फंडामेंटल पैनल पर गौरांग शाह है हमारे साथ ही सौमिल, रचित और प्रदीप हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाजार पर टेक्निकल नजरिया लेकर कुछ ही देर में मार्केट के प्री ओपन लेवल सेटल होते दिखेंगे, उन पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। मार्केट पर इस वक्त जो सौदे हो रहे हैं, ब्लॉक्स हो रहे हैं, वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और लगातार न्यूज एंड फ्लोज डेवलपमेंट्स के चलते स्टॉक वाइज एक्शन अब भी भरपूर है। याद रखिएगा रिजल्ट हैवी जो सीजन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके खबरें ढेर सारी है जो कि फोकस रेडार पर है। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। और सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स पूरी तरह से हटा दिया है। इसके हर एंगल को समझना होगा क्योंकि इक्विटी मार्केट में इसका असर पड़ता हुआ शुरुआती तौर पर ही हम देखेंगे रिलेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली इसे अगर समझें डीजल और एटीएफ पर कटौती अभी भी सीमित रखी गई है। क्या ये फैसला सिर्फ विदेशी कीमतों के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए लिया गया है? इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद मानसी जी, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये जो है ना बदलाव सरकार बार बार करती है क्षमा चाहता हूँ। जब कभी भी उबाल आया है कच्चे तेल के दामों में तो ऊपर की तरफ के इजाफे आते हुए देखे, और जब कभी भी नीचे की तरफ दायरा देखते हैं तो उस प्रकार से। तो इससे हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट को लेकर के है। और इसको लेकर के शायद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज जिसे हम कहते हैं, वहां पर आपको थोड़ा बहुत खबरों के आधार पर एक प्रतिक्रिया आते हुए दिखेगी। लंबी अवधि के लिए देखा, पहली बात तो ये कि स्थानीय मार्केट में जो भाव में बढ़ोतरी की गई थी प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के, उसके पश्चात भी आप देखने जाए तो मेरा अनुमान है कि करीबन 10 से 12 रुपया प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्पेशल बीपीसीएल से। अभी इसका हर्जाना जो है वो सरकार भुगतेगी और मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शायद कुछ तरह का लाभ भी देने का प्रयास होगा। कब, किस प्रकार, किस मात्रा में, वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। ये लेकिन ये जो खबर आई इसको लेकर के स्थानीय मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं, ये एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के। और अब देखें तो निरंतर इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और आज परिस्थिति मानसी जी जिस प्रकार से खाड़ी में है, तो मेरे ख्याल से काफी उतार चढ़ाव कच्चे तेल के दामों में आने वाले समय में आपको दिख सकता है। निर्भर करेगा किस प्रकार की खबर। चलिए, तो बिल्कुल इस खबर के चलते एटलीस्ट रिलायंस, आईओसी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखेंगे जरूर, क्योंकि विंडफॉल टैक्स को, पेट्रोल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को कट किया गया है, जीरो कर दिया इसे फ्रॉम 3.5 रुपी पर लीटर से। लेकिन चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे और खबरों के दम पर जहां पर एक्शन है। सौमिल गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे औरोबिंदो फार्मा पर और ओवरऑल फार्मा स्पेस पर एक राय जानना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर न्यूलैंड लैब पर भी आई थी कि इनके कुछ यूनिट्स पर यूएस एफडीए की जांच हुई है और उसमें आपत्ति भी पाई गई है। और औरोबिंदो फार्मा के लिए भी यूएस एफडीए ने EIR इश्यू किया है इनके नॉर्थ कैरोलिना यूनिट पर।
ये खबरें आ रही है फार्मा स्पेस एज डिफेंसिव, हम देख रहे हैं मार्केट को संभाल भी रहे हैं, लेकिन ये न्यूज एंड फ्लोज का असर इन स्टॉक्स पर कैसा देखेंगे? न्यूलैंड लैब, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स, क्योंकि खबरें यूएस एफडीए रिलेटेड इन दोनों स्टॉक्स पर अभी अभी आई हैं। सी इन फार्मा स्पेस अगर आप देखें, हमने इन द लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा एक बहुत ही अच्छी रैली देखी है। औरो फार्मा हॉस्पिटल स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, बायोकॉन, लूपिन और ये सारे ही स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा किया है। सिप्ला ने भी एक अच्छा रिवर्सल करेक्शन के बाद दिखाया है। आफ्टर अ वेरी गुड रैली मुझे लगता है कि एक छोटा सा हॉल्ड बन सकता है। दैट डज नॉट मीन कि मेरा व्यू नेगेटिव है यहाँ से। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। अब यहाँ से फ्रेश बाइंग मैं नहीं समझता हूँ कि बनती है। अगर आप देखें औरो फार्मा में भी एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, और न्यूलैंड लैब्स ने आपने बात की एक 5 वेव राइज कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा जो करेक्शन बनता है यहाँ पे इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन गेट इनटू दीज स्टॉक्स लाइक औरो फार्मा है, बायोकॉन, लूपिन। जैसे ये करेक्शन खत्म होता है ऑफ अराउंड मे बी 5-7% नीचे में, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। औरो फार्मा इस समय जो फ्राइडे के सेशन में हमने नेगेटिव क्लोज देखा, वहां से करेक्शन में समझता हूँ कि छोटा मोटा आ सकता है टूवर्ड्स 1575 या 1500 लेवल्स। इस समय 1600 के आसपास चल रहा है, तो छोटा सा करेक्शन आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। ये करेक्शन में बाय ऑन डिक्लाइंस की आप स्ट्रैटेजी रखें इन द लार्ज कैप फार्मा स्पेस। हॉस्पिटल स्टॉक्स में मुझे अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस बहुत अच्छा लगता है। फार्मा स्पेस में औरो फार्मा, सिप्ला, बायोकॉन, लूपिन अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन द वेरी मिड कैप स्पेस में न्यूलैंड लैब्स डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ में हॉस्पिटल स्टॉक्स में रेनबो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दीज आर सम स्टॉक्स, बाय ऑन डिक्लाइंस की आप स्ट्रैटेजी रखिए, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कई सारे शेयरों के नाम आपको सोमिल जी ने बता दिए हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं और आपको कुछ और बढ़िया शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारडा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या रिकमेंड कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटैक्ट है, इवन दो फॉलो अप एक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसे में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा लोढ़ा पर। रियल एस्टेट पैक में हम देख रहे हैं कि एक एक्शन शुरुआत होते हुए दिख रही है, और लोढ़ा में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखी है। ओवरऑल इस काउंटर को अगर हम देखें तो एक लंबी अवधि के स्ट्रक्चर में भी काफी अच्छी तरह से अब ये प्लेस्ड लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे। एंड नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट्स है वो लगभग हम 1500 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद लेवल्स रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी शिवांगी की तरफ से। लोढ़ा को खरीदने की सलाह है और हमने बढ़िया पैटर्न बनते हुए देखा है लोढ़ा के शेयर में। शुक्रवार को भी हमारा रडार, इनफैक्ट गुरुवार को हमारे रडार पर था और शुक्रवार को हमने देखा था कि एक डिसेंट मूव शेयर में आया था। 1500 रुपए के टारगेट होंगे शिवांगी की तरफ से और 1250 रुपए का भाव है, तो काफी बढ़िया अपसाइड है वो इस शेयर में देख रही हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज कौन से वो 9 शेयर हैं जो आपके रडार पर, आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए। और 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या होंगे 9 के नवरत्न? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ के आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले शुरुआत हम वोल्टास से करते हैं। वोल्टास के ओवरऑल नंबर इस क्वार्टर में मिक्स आए। रेवेन्यू में करीब 19% की ग्रोथ देखने को मिली ईयरली बेसिस पर, और आरएसी वॉल्यूम जो है उसमें 45% का यहाँ पे अपटीक देखने को मिला है। दूसरे स्टॉक की बात करें पूर्वांकरा के, तो पूर्वांकरा के भी नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू में जो है करीब 62% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। और वहीं जो ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर बात करें, प्री सेल्स और कलेक्शंस दोनों में भी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला।
सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सात्विक ग्रीन एनर्जी के नंबर वीक आए इस क्वार्टर में। रेवेन्यू में करीब 44% के यहाँ पे डाउनटिक देखने को मिला ईयरली बेसिस। वहीं अगर बात करें मार्जिन की तो मार्जिन में काफ़ी दबाव देखने को मिला, 18.9% से घटकर जो 6.7% पर देखने को मिला है। अगले स्टॉक की बात करें स्नाइडर इलेक्ट्रिक में नंबर वीक आए हैं। रेवेन्यू में जो यहाँ पर 4.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, डी ग्रोथ देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के नंबर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिले, लेकिन जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे अच्छा नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया। रेवेन्यू में जो करीब 2.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पर। अगले स्टॉक की बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है जिसके थ्रू इंडिया के इंडिजिनियस कॉम्बैट इंजन को डेवलप किया जाएगा। स्पेसिफिकली AMCA प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ये डिफेंस और एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री की है। कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशन के लिए जो 3 BESS प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। ऑर्डर विंग के चलते नाइब भी फोकस कर सकता है। कंपनी को 563 करोड़ का यहाँ पे इंडियन आर्मी से ऑर्डर मिला है। आखिर में बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नुवामा ने स्टॉक को अपग्रेड किया है बाई पर, जो उनकी पहले रेटिंग थी होल्ड, और टारगेट प्राइस उन्होंने 4087 का रखा है। सो इसके चलते सुप्रीम इंडस्ट्री भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे 9 शेयर हैं जो आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया है PTC इंडस्ट्रीज का, और ये हाई प्रिसीजन कास्टिंग कंपोनेंट्स मेटल बनाती है कंपनी ये, और रेवेन्यू इनका लगभग डबल हो गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये 5.5 गुना हुआ है, 5 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़कर 29 करोड़ रुपए के प्रॉफिट, और EBITDA 5.3x बढ़ा है इनका, और मार्जिन लगभग 10% से बढ़कर लगभग 25.6% के मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। हालांकि प्री ओपन में इतने दमदार नंबर के बावजूद भी चूंकि बेस थोड़ा छोटा था, 1.5% ऊपर आपको खुलने के संकेत दे रहा है। लगभग 19,000 रुपए के आसपास का शेयर है ये। गुरांग सर, PTC इंडस्ट्रीज सर ट्रैक करते हैं क्या आप इसको? नंबर तो काफी स्ट्रांग आए हैं सर, क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? अभिषेक भाई प्रणाम आपको, शुभ प्रभात। कवरेज नहीं है, क्षमा चाहता हूं आपसे, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। हम इस पर टेक्निकल व्यू तो हमेशा ही ले सकते हैं। अभिषेक भाई, एक राय जरा सोमिल भाई आप दीजिए। PTC इंडस्ट्रीज सोमिल भाई, कैसा लग रहा है चार्ट इसका आपको? PTC इंडस्ट्रीज में एक डाउन ट्रेंड इस समय है, सारे एवरेजेस के नीचे है। जो प्रीवियस मंथली क्वार्टरली चार्ट्स था, उसकी मंथली क्वार्टरली स्विंग था, वो भी नीचे की तरफ टूटा है। वीकली स्विंग नीचे की तरफ टूटा है। आई विल बी नेगेटिव ऑन द स्टॉक इस समय। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए इस समय। एक छोटा सा बाउंस शायद आ सकता है टुवर्ड्स 170, बट अगेन दैट विल बी एग्जिट अपॉर्चुनिटी। नीचे में मुझे लगता है कि ये 150 तक फिसल सकता है, तो मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 170 और 177 के आसपास है। 177 इज 200 डेली मूविंग एवरेज, तो ये सारी एवरेजेस के नीचे चल रहा है। लो टॉप लो बॉटम है, तो आई विल बी नेगेटिव। चलिए ठीक है, ये राय PTC इंडस्ट्रीज पर। एक राय फिजिक्स वाला के ऊपर भी चाहिए, क्योंकि नतीजे थोड़े मिले जुले से नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ी है निश्चित तौर पर, 24% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। घाटा कम हुआ है और ये एक पॉजिटिव चीज है। 120 करोड़ से घटकर 78 करोड़ का, हालांकि अभी भी घाटे में है कंपनी। एक राय जरा इसके चार्ट्स पर भी लेते हैं और प्रदीप जी से राय लेंगे हम। प्रदीप जी जरा एक बार फिजिक्स वाला चेक कीजिएगा। जी ऑब्वियसली विकास जी, जिस तरीके से लॉस कम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। लेकिन एक चीज प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है अभी, ऑनलाइन फ्री कोचिंग एंड टीचिंग का। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर अगर हम बिजनेस एंगल से देखा जाए तो इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बन सकता है शॉर्ट टाइम में। अब अलक पांडे साहब जो इनके फाउंडर है, उन्होंने भी ट्विटर पे आके एक रियली अप्रिशिएट किया है देश के प्रधानमंत्री को। आगे उनका सहयोग रहने वाला है अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोच रहा है। ऐसा एक ट्वीट भी उनकी तरफ से आया था। लेकिन मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल तो एक रिएक्शन बनेगा और शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिव ही बन रहा है अकॉर्डिंग टू मी। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो बाइंग जोन 95 से 90 के आसपास होगा, और करेंट जोन से मैं एक डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम के व्यू के हिसाब से। चलिए ठीक है, ये राय आपको फिजिक्स वाला के ऊपर भी मिल गई है। एक और जो खबर है वो है इनफैक्ट यस बैंक को लेकर।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इनकी 281 करोड़ की जो बैंक गारंटी है वो इसे इन्वोक कर दिया है उन्होंने 2018 के एक मामले में, स्पेक्ट्रम पेमेंट के मामले में। ये थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट निश्चित तौर पर यस बैंक के लिए निकल कर आती हुई। एक बार ज़रा चार्ट्स को भी इसके चेक कराएंगे। रचित जी ज़रा एक बार यस बैंक चेक कीजिएगा और बताइए, एक नेगेटिव डेवलपमेंट आती हुई नज़र आ रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पर अगर किसी के पास हो तो? कैसे भी देखिए, जरूर एक ये डेवलपमेंट नेगेटिव है, थोड़ा सा आपको डाउन प्ले करता हुआ दिख सकता है स्टॉक अलॉन्ग विद द मार्केट सेंटिमेंट, बट बहुत ज्यादा डैमेज होगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्वांटम कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ऐसी बात नहीं कि यस बैंक में हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई पहली बार सुन रहे हैं, बट ठीक है। अगर जिस तरीके से हम पोजीशन देख रहे हैं, एक बार आपको 2180 लेवल्स तक टेस्ट करता हुआ देख सकता है, उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके इन डेज टू कम एक बाउंस बैक मूव होगा। बहुत ज्यादा ईदर वेज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर नहीं रहे। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक इस वक्त यस बैंक पर भी हमें मिलता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि पिछला हफ्ता जब हमने देखा था वोलेटाइल ट्रेंड मार्केट में नजर आया था, पीएसयू बैंक का खेमा था जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था। लेकिन चलिए अब यहां से 2-2.5 मिनट में बाजार की शुरुआत, ओपनिंग पर रहेगा फोकस। शिवांगी गुड मॉर्निंग, एक क्विक टेक आईटी प्लेस पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मिड कैप हो चाहे लार्जर आईटी प्लेज हो, सरप्राइजिंग मूवमेंट्स दिखाती भी है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए, अच्छी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक, और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक्स में भी एक अपसर्ज नजर आता है। गिरावट थी जो पिछले हफ्ते नजर आई थी, एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था। अब भी एंट्री अपॉर्चुनिटी के डाउन साइड पर मिल जाए तो पर्टिकुलरली कौन सी आईटी प्लेयर्स होंगे, लार्जर या फिर मिड कैप, जिस पर नजर रखनी चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड जरे निशान के साथ खुलता हुआ। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि आईटी पैक में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है, और इस पूरे स्पेस के अगर काउंटर्स को चेक करें तो हैप्पीएस्ट माइंड में एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर बना है वीकली फ्रेम में। ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों ही स्पाइक किए थे फ्राइडे के सेशंस पर, एंड जिस तरह से क्लोजिंग भी हुई है ये इंडिकेट कर रहा है कि आज एक अच्छे ओपनिंग के साथ ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड हम डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट्स है वो लगभग 440 तक के लिए हम देख सकते हैं। बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स आईटी पैक में अगर हम देखें तो वो कोफोर्ज रहा है, और ये एक लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट है। तो इन दोनों को ही रडार पे रखे साथ में, क्योंकि कोफोर्ज में हम क्या देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है, एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है डेली बेसिस पर, और स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव है। तो यहाँ पर इतने शॉक्स नहीं देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर आईटी काउंटर्स, और यहाँ पे इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1870 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू शिवांगी। कोफोर्ज के नंबर्स के बाद उनके की कॉन कॉल के टेकअवेज जो आए थे उसमें भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था रिगार्डिंग द गाइडेंस एज वेल एज द प्रॉफिट एंड द मार्जिन फिगर, जो कि उम्मीद करने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत पर फोकस करते हैं। विदेशी बाजार से कमजोर संकेत, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में कमजोरी, लेकिन क्या भारतीय बाजार आज संभल पाएंगे? 24,400 के नीचे तो खुलने की इस वक्त हम देख रहे हैं संकेत। इनफैक्ट 24,350 के भी नीचे शुरुआत निफ्टी की हो सकती है, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। लेकिन न्यूज एंड फ्लोज ढेर सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखनी है, रिलायंस पर आपको नजर रखनी है, नतीजों के दम पर रियल एस्टेट पॉकेट से कई सारी कंपनियां हैं जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। और बाजार की शुरुआत इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24,343 के आसपास, 24,334 के लेवल्स पर कमजोरी लाल निशान के साथ निफ्टी में शुरुआत इस वक्त देखने को मिली है। बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स पर भी एक नजर डालिएगा। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड, 57,399 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज खुलता हुआ। 150 अंकों की गिरावट के साथ 77,850 के स्तर पर हम देख रहे हैं सेंसेक्स में भी कामकाज। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में डिफेंस, मेटल और साथ ही ऑटो, ये 3 सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑब्वियस रीजंस, बाजार खुलने से पहले डिफेंस का खेमा, इस पर हमने बातचीत भी की और वहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके इतर अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल प्लेज, एफएमसीजी, कंजम्पशन का खेमा है, फार्मा स्पेस है, वहां से इस वक्त कमजोरी बाजार को हाथ लगी है। निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 से 7 कंपनियां हैं जहां पर हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, बट अदरवाइज हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव लार्जर प्लेयर्स में इस वक्त बनता हुआ।
न्यूज एंड फ्लोज के लिहाज से जो कंपनियां आज फोकस में, इस पर क्विकली एक नजर डालें। रिलायंस में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस एक बड़ा करार रॉयल्स रॉयस के साथ कर रही है। दोनों कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी कॉम्बैट इंजन डेवलप करने की योजना है। इस पर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, रिलायंस पर एक नजर होनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड नतीजे कमजोर रहे। एनएमडीसी बास्केट पर नजर रखे, एनएमडीसी बैच पर एनएमडीसी स्टील के काफी अच्छे नतीजे। एनएमडीसी का प्रॉफिट 2% बढ़ा, लेकिन ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि यहां से डाउनसाइड नजर आ सकती है। स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इस पर एक फोकस करेंगे। वोल्टास के तिमाही नतीजे मजबूत नतीजों का असर क्वालिटी वॉल्स पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, कोचिन शिपयार्ड में बिकवाली का दबाव है। एनएमडीसी में ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स हैं। एनएमडीसी स्टील 6-6.5% गिरावट के साथ। ब्रोकरेजेस पर का कन्विक्शन भी नहीं है और अच्छे आंकड़ों के बावजूद हम देख रहे हैं स्टॉक में डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से इन पर बातचीत जरूर करेंगे हम। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल गेन टैक्स में कमी की है, इसका असर आईओसी, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। किस तरह के सेंटिमेंट्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, ये देखना होगा। इसके अलावा एमएनएम 3 नए लॉन्चेस कंपनी ने ओवर द वीकेंड अनाउंस किए हैं, जिसके चलते फोकस रेडार पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नजर रखें और साथ ही बाकी अन्य ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 0.5% की तेजी के साथ एमएनएम का स्टॉक इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। एचएएल कंपनी ने अडानी डिफेंस बीएमएल के साथ पार्टनरशिप की है और यहां से आगे बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर खबरें आई हैं, जिसका असर एचएएल के स्टॉक प्राइस पर। ओवरऑल डिफेंस का खेमा ही आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। लार्जर प्लेयर्स के अलावा छोटी मझौली कंपनियों पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। अशोक लेलैंड, एल्केम लैबोरेटरीज, औरोबिंदो फार्मा बाजार खुलने से पहले हमने एक्सपर्ट से उनसे बातचीत भी की थी। यूएस एफडीए की तरफ से ऑब्जर्वेशंस की खबरें न्यूलैंड लैबोरेटरीज पर भी आती हुई दिखी थी, उसका असर इन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स है जो कि इस वक्त अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। ऑन दी डाउनसाइड आज के सत्र में एक्सचेंज एंसिलरी में प्लेटफॉर्म स्टॉक मेजर बीएसई लिमिटेड में 4% की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में बिकवाली का दबाव है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में गिरावट है। टाटा टेक का स्टॉक पिछले 10 दिनों में अच्छा खासा तेजी का करंट दिखाने के बाद आज झेल रहा है गिरावट। और कैश सेगमेंट की अन्य कंपनियां एक बार देख लेते हैं। लेबोरेटरी, फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस अब भी बाजार को संभालता हुआ। इब्का लेबोरेटरीज के स्टॉक में 9% की तेजी, बिग शो ऑफ द डे से कहा जा सकता है। अच्छी खासी मजबूती पर कामकाज। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 5% के गेंस। बलरामपुर चीनी में हम देख रहे हैं 4.25% की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल डिफेंस बास्केट है जो कि बाजार को संभाल रहा है। अच्छी खासी मजबूती हम देख रहे हैं। 1-2 सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। बाकी इंडेक्स में बिकवाली इस वक्त, लेकिन टू अर्ली टू से। यहां से इंडेक्स को और थोड़ा सेटल होने देते हैं, तब तक हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड समझते हैं। तो बाजार में आज फिर से कमजोर शुरुआत, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस मिल रहे थे। और अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, मतलब जहां पर बड़ी गिरावट है, स्नाइडर के नंबर आए थे, कमजोर साइड पर आए थे। 11% ये शेयर टूट गया है। आज का कह सकते हैं कि बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। और बीएसई लगातार 4 सत्र की गिरावट में 8% टूट गया है। तो इन पर आप फोकस करके चलिएगा, देखते हैं कि आगे किस तरह के मूव होते हैं। लेकिन निफ्टी फिलहाल 65 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट वहां पर है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार है अपनी ओपनिंग ट्रेड के साथ। सोमिल भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन सा शेयर आपने आइडेंटिफाई किया है, कहां पर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? मैं अभी भी लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि अभी भी 24,200 के आसपास जो क्रूशियल सपोर्ट्स है उसके ऊपर चल रहा है मार्केट। हिंडाल को मैंने चुना है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में थोड़ा सा करेक्शन देखा, उसके बाद फिर से एक 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव शुरू हुआ है। तो हिंडाल को मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव बन सकता है। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1000 के आसपास। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज द करेक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1090, पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 1120 का होगा। ठीक है, 1090 और 1120, 1090 और 1120 रुपए की दो टारगेट होंगे। 1000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है हिंडाल्को के शेयर में। रचित जी, आपका ट्रेड क्या होगा?
सर पहले तो HAL पे जो बाय कॉल इनिशिएट करी थी, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, सेकंड होने में ही है। अगर आप इसको ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। उसके साथ साथ सर देखिए, हम लेकर आए हैं एक डिफेंस और इंडस्ट्री एंसिलरी, बहुत बड़ा इसका एक कॉर्पस इंडस्ट्री एंसिलरी से भी है और डिफेंस से भी। एक्सिस केड्स की हम बात कर रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से इंप्रूव आपको होते हुए दिखे हैं। 1550 लेवल्स पे चल रहा है, 1630 और 1730, ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस की जहां तक हम बात करें, 1420 का एक स्टॉप लॉस होगा जो आपको लगा के रखना होगा। एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज का शेयर लेकर आ जाइए। एक्सिस केड्स, AXISCADES, एक्सिस केड्स। और इसके लिए 1420 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 1630 रुपए और 1730 रुपए के दो टारगेट के साथ आपको इसमें बाइंग करने की राय दी जा रही है। 4.5% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करते हुए दिखाई देगा आज वीक मार्केट में भी। शिवांगी जी, आप बताइए, आपके रडार पर कौन सा शेयर है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया? मेरे रडार पे डिफेंस काउंटर है, HAL पर नजर रहेगी। यहाँ पर एक काफी अच्छी मूव देखने को मिल रही है एंड स्पेशली हम देख रहे हैं कि गोल्डन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है डेली फ्रेम में। वीकली फ्रेम में लगातार पिछले 9 हफ्तों से हायर टॉप्स बने हैं। स्टॉक में लगभग पिछले 7 दिनों से एक्सेप्शनली अबव एवरेज वॉल्यूम्स रहे हैं और सपोर्ट बेस बाइंग भी काफी स्ट्रांग है इस काउंटर में, तो यहाँ पर नजर रहेगी। नेक्स्ट जो लगभग टारगेट्स है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5350 के लेवल्स के लिए एंड 5040 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, 5350 के टारगेट होंगे। 5040 रुपए की होंगी स्टॉप लॉस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए, यानी कि HAL के लिए। और हमने देखा था कि बढ़िया मूव आया था और इस मूव से पहले ही आपको ये जो शेयर है ना, रची जी ने बता दिया था। और आज हम देखने की कंटिन्यूएशन हो रहा है, लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर चल रहा है और 5125 रुपए के आसपास के भाव आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो 5040 रुपए का स्टॉप लॉस, 5350 रुपए के होंगे टारगेट। ठीक है, प्रदीप भाई आप बताइए, आपकी नजर कहां गई है बाजार में और आपने क्या खोजा है? सर बाय करके चलना चाहिए अभी एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज। एंडुरेंस टेक को मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चार्टिकल पैटर्न बस नियर टू ब्रेकआउट जोन के आसपास ही है। करेंट जोन से अगर बाय करेंगे, पहला टारगेट आपको 3050, उसके बाद 3240, 3240 तक जाने का हाई पोटेंशियल इसमें है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 2890 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। और यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रहेगा तो आपको डेफिनेटली 3200 उसके अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे जी। ठीक है, 3240 रुपए के टारगेट्स होंगे, 2890 रुपए के स्टॉप लॉस होंगे। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में 3% की तेजी है और इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं आपको प्रदीप जी। लेकिन BSE का शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार 4 सत्र से गिरावट का शिकार हो रहा है और लोग थोड़े से ना परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि जब खबरें आई कि ये इंडेक्स में यानी कि NSE निफ्टी 50 में विप्रो की जगह लेगा, तो एक सत्र में तो बाइंग आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा और 36 रुपए के लगभग भाव से गिर के ये शेयर फिलहाल आपको 33 रुपए के आसपास से नजर आएगा। तो क्या पैसिव फंड्स की बाइंग नहीं आ रही है? कहाँ गए पैसिव फंड्स, बाहर कहाँ गए? क्योंकि शेयर तो लगातार हम देख रहे हैं कि डाउन चैनल में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए? गौरांग सर, इस फॉल को आप कैसे देख रहे हैं सर? BSE में क्या जो निवेशक हैं उनको बाइंग करनी चाहिए? अभिषेक भाई, एक वास्तविकता से अवगत कराना चाहूंगा आपके दर्शकों को, और थोड़ी बहुत समझदारी यहाँ पर जरूरी है। अभिषेक भाई, किसी भी कंपनी, किसी भी क्षेत्र की किसी भी कंपनी अगर किसी सूचकांक में से अंदर या बाहर जाती है या आती है, उससे उस कंपनी के कामकाज में किसी भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आप समझने वाली बात है अभिषेक भाई। ये हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए उस दिन या कुछ दिन के लिए जो एडजस्टमेंट होना होता है, अगर एंट्री होती है तो खरीदारी होती है, एग्जिट होती है तो बिकवाली होती है। ये तो मतलब इसमें कोई अंतरिक्ष यान का विज्ञान नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस अभिषेक भाई। कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कामकाज जिस प्रकार से कंपनी पहले कर रही थी उसी प्रकार से करेगी। तो इससे ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप कारोबार करते हैं तो बात अलग है, और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं। लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपका निवेश है तो ये एंट्री एग्जिट को लेकर के आपको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है बीएसई। पिछले कुछ महीनों और सालों का अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देख ले तो बहुत ही शानदार तरीके से इजाफे देखें। हमें ये क्षेत्र बहुत पसंद आता है क्योंकि हम और आप भी जुड़े हैं, बाकी सब लोग भी जुड़े हुए इस क्षेत्र से, अभिषेक भाई। और हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले सालों में यहाँ से और भी बुलंद ऊंचाइयों तक जाएगा, और उसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन सब का योगदान अनिवार्य होगा। सक्षम और मजबूत कंपनियां जो है वो इसमें खरी उतरेगी, निवेशकों के निवेश के ऊपर लाभ खड़ा करके देगी। बहुत जल्द अगर सब सही हो जाता है तो इस वर्ष के अंत तक मेरे ख्याल से आपको एनएसई भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो भी अनुमानित अनुमतियां लेनी थी या फिर जो भी प्रक्रिया करनी थी वो जारी है। बहुत जल्द मूल्यांकन को लेकर के और समय को लेकर के, तारीख को लेकर के स्पष्टीकरण आएगा। ये टेलविंड पॉजिटिव होगा। हमें ये क्षेत्र पसंद आता है। इसमें से एक कंपनी, इस क्षेत्र से एक कंपनी जो सेवाओं से जुड़ी है, कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इस पर खरीदारी की राय है। लेकिन ये पूरा भारतीय शेयर मार्केट का जो ब्रह्मांड है और उसमें जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, ये सिर्फ सक्षम और मजबूत कंपनियों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पे बीएसई है शेयर बाजार के लिए, एमसीएक्स है कमोडिटी बाजार के लिए, कैम्स है सर्विसेज के लिए, एनएसडीएल सीडीएसएल है डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जो खरीदारी की राय है, एचडीएफसी, एमसी, इंडिया, निप्पॉन, इंडिया लाइफ, निप्पॉन, इस प्रकार की कंपनियां, इंटरमीडिएटरीज। तो ये एंट्री एग्जिट से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपका निवेश लंबी अवधि का हो। चलिए ठीक है, तो ये राय आपको मिल गई है तमाम जो है वो सक्षम और मजबूत कंपनियों की बात को आंसर करते हुए। चलिए अब जरा ओपनिंग के बाद कुछ जो स्टॉक्स जो बेहतरीन और बड़े एक्शन में नजर आए उन पर भी जरा चर्चा करते हैं। यूफ्लेक्स को लेकर आइए। 15% की तेजी स्टॉक के अंदर, हमने चर्चा इस पे पहले ही की थी प्री ओपन के पहले और राय भी ली थी इसके ऊपर। नतीजे काफी स्ट्रांग आते हुए नजर आए थे। कंपनी की रेवेन्यू 38% के आसपास बढ़ी है, प्रॉफिट 7 गुना हुआ है, और देखिए स्टॉक का रिएक्शन 15% की बेहतरीन तेजी के साथ। ये स्टॉक खुला ही है बहुत बेहतरीन तेजी के साथ। अब एक राय लेते हैं कि यहाँ पर अब करना क्या है, अगर किसी ने प्री ओपन में लिया, या अगर किसी ने नहीं भी लिया तो 15% की तेजी के बाद क्या करें, छोड़ दें या फिर अभी भी कुछ करना है? सौमिल जी, क्या राय होगी यूफ्लेक्स के ऊपर? यूफ्लेक्स में एक बहुत ही अच्छा मूव देखा है आज, एंड एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा यहाँ पे, स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। यहाँ पर एक सपोर्ट है अराउंड 540 के आसपास, एंड दूसरा जो गैप का स्टार्ट है दैट इज अराउंड 502 के आसपास। फॉर मीडियम टर्म ट्रेडर्स डेफिनेटली अ वेरी गुड लेवल्स टू बाय, और ऊपर में मेरे टारगेट्स अराउंड 680 के आसपास के है जो प्रीवियस स्विंग हाई ऑन द क्वार्टरली चार्ट्स। तो अगर किसी की पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड करके रखे। द टारगेट्स आर वे अबव प्रोबब्ली 680 एज वेल। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में मेरे टारगेट 680 के हैं। सो होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। फ्रेश खरीदारी करने की अगर करना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। 480 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स बहुत ऊपर हैं। सो व्यू वुड बी पॉजिटिव इन द मीडियम टर्म, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। जो है वो नजरिया पॉजिटिव है। 640 680 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। नई खरीदारी आपको नहीं करनी है फिलहाल, अगर करनी है तो गिरावट पे करें और आप स्टॉप लॉस 480 का रखें। उस केस में फिलहाल 640 और 680 के टारगेट्स के लिए करिए होल्ड। 16% की तेजी स्टॉक के अंदर अब बात करते करते होती हुई। एक और स्टॉक जो आज बेहतरीन तेजी दिखा रहा है वो है पूर्वांकरा का। कंपनी के नंबर्स, सेल्स नंबर्स काफी अच्छे आए थे और उसके बाद स्टॉक का रिएक्शन आप देखिए, क्या बेहतरीन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और मिले मौके, शुरू में मिले, आज ओपनिंग में मिले थोड़े बहुत मौके। आप देखिए करीब करीब 12% ये स्टॉक इस वक्त ऊपर कारोबार करता हुआ। जरा इस पर भी एक बार एक राय लेते हैं। शिवांगी जी, जरा एक बार आप चेक कीजिएगा। पूर्वांकरा 12% ये स्टॉक ऊपर है। अब तो एंट्री नहीं करनी होगी, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है?
यस, अगर इसकी चार्ट देखें तो आज हमने देखा कि इसमें काफी एक गैप अप के बाद होल्ड कर रहा है स्टॉक, बट वॉल्यूम्स काफी थिन रहे हैं पिछले लगभग 24 ट्रेडिंग सेशंस में। आज हम जरूर एक सर्ज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग बाउट भी देखने को मिल सकता है इन लेवल्स पर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करे आगे की तरफ जो लोगों ने खरीदा हुआ है। अब जो है नेक्स्ट लेवल्स ध्यान रखने लायक होगा, लगभग करीबन 238 के आसपास, तो ये हमें ध्यान रखना है लेवल्स को। ठीक है, 238 के लेवल्स पर फोकस रखना है, उन स्तरों पर सतर्क रहिएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं न्यूज का डेवलपमेंट काफी अच्छा होता हुआ 11% की मजबूती हमने देखी है स्टॉक में नजर आ चुकी है और इस वक्त भी गेन्स जो हैं एब्सोल्युटली इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। बढ़त के साथ कामकाज, अगर पोजीशंस हैं तो एक बार यहाँ पर मुनाफा बांधने के बारे में भी, एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट के बारे में भी सोचा जा जरूर सकता है, क्योंकि स्टॉक जो एब्सोल्युटली रिएक्ट कर रहा है इस वक्त। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स को भी हमें फोकस में रखना चाहिए। अच्छे नतीजे और नतीजों का असर और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कि काफी बुलिश आई हैं। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट दीपक पाल जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे उनके ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही इन स्टॉक्स पर उनकी राय जानते हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। आपके आइडियाज बताइएगा और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर पर भी एक राय दीजिएगा। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े भी पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं और यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेजेस। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, पहले मैं पिक्स की बात कर लेता हूँ। सुबह से ही डिफेंसिव स्टॉक्स में काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, तो मेरी पिक भारत फोर्ज में रहेगी। भारत फोर्ज मुझे अच्छा लगता है, लगातार 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, तो भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा भारत फोर्ज में 2125 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2175 का सेकंड टारगेट रहेगा, 2040 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा मैं पसंद आता है फिनोलेक्स केबल्स। फिन केबल्स में अच्छी खरीदारी की सलाह रहेगी। आप देखिएगा स्टॉक यहाँ से भी बेस बना रहा है और अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं तो 1275 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1350 का एक टारगेट रहेगा, 1250 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा आपने बात करी मैक्स फाइनेंशियल की। बिल्कुल मैम, अभी फिलहाल स्टॉक डाउन साइड में चल रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है और डिप बाकी है। 1500 के लेवल पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 1500 के आसपास स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो उन्हीं लेवल्स के स्टॉक में खरीदारी करी जा सकती है। अगर अपसाइड में देखें तो 1550 का एक लेवल, अगर 1550 के ऊपर जाए तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहां 1575 तक के लेवल दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट बाकी। किसी भी तरह का डिप आता है तो स्टॉक में 1500 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई मैक्स हेल्थ केयर पर हमने राय मांगी थी, उस चार्ट को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। अच्छी मजबूती पर ट्रेंड करता हुआ ये स्टॉक। लेकिन इस बीच सौमिल हमारे साथ अब एक जाने से पहले कोई टेक अवे, कोई स्टॉक आप देना चाहेंगे बिफोर वी लेट यू गो? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त डिफेंस के अलावा भी फार्मा लैब स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा ट्रैक्शन है। एनी टेक अवेज बिफोर यू गो सौमिल? आई थिंक जो ऑटो स्टॉक्स है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड डिफेंस इज डूइंग गुड, फार्मा हैज स्टार्टेड टेकिंग सपोर्ट एट लोअर लेवल्स। ऑटो स्टॉक्स में अशोक लेलैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, M&M अच्छा लगता है, टीवीएस, आइशर मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन ये स्टॉक्स एक नया मूव फिर से शुरू हुआ है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें और ये ऑटो सेक्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अशोक लेलैंड इस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक अच्छे बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट मिला है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है। सो ऊपर में मेरे अशोक लेलैंड के टारगेट्स 195 200 के आसपास के हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक, और नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है वो अराउंड 165 और नीचे में 160 के आसपास के हैं। तो ये लेवल्स ध्यान में रखें। ऑटो सेक्टर इज आल्सो लुकिंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, ऑटो प्लेयर्स और ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए, खासतौर से M&M जिसका जिक्र अभी सौमिल ने किया। न्यूज एंड फ्लोज डेवलपमेंट, नए लॉन्चेस की खबर लगातार इस स्टॉक को भी चर्चा में रख रही है। सौमिल, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है गौरांग सर, एक टेक आपसे सोलर इंडस्ट्रीज पर जानना चाहूंगी। डिफेंस पर
ओके शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे सोलर इंडस्ट्रीज आफ्टर द रिजल्ट्स केम इन, काफी अच्छे आंकड़े कंपनी ने पोस्ट किया और नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में अच्छा खासा तेजी का करंट भी हमने देखा। और क्या ही नतीजे थे, मुनाफे में करीब 90-93% के अपमूव्स देखने को मिले, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक आया। क्या यहां से भी आगे अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखने के बारे में ही राय रखेंगी आप, या फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए? यस माती, सोलर इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है हायर जोन्स पर। अच्छी बात ये है कि थर्सडे के एक 8.5% के अपटेक के बाद भी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स को, और फ्राइडे के सेलिंग को भी अब्सॉर्ब करते हुए दिखा है। तो ओवरऑल काउंटर में स्ट्रेंथ तो जरूर नजर आ रही है, बट इसमें स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें। मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पर जो है फ्रेश बाइंग नहीं बट स्टॉप लॉस ट्रेल करें, एंड लगभग हम यहाँ पर नजर रख सकते हैं 20,980 तक के लेवल्स। ठीक है, ये राय होगी सोलार इंडस्ट्रीज को के शेयर को लेकर। लेकिन एक शेयर जरा लेकर आइए, वैसे भी लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था। जैगल प्रीपेड की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेंड मैनेजमेंट वाली कंपनी है और नंबर जो इसके आए हैं ना, ये थोड़े से ना वीकर साइड पर निकल कर आए हैं। अगर आप स्पेशली मार्जिन्स को और प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, आप प्रॉफिट करीब 33% गिरा है और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 28% के आसपास की बढ़ोतरी है। लेकिन कई सारे इन्होंने एक्विजिशन किए हैं, तो एक्विजिशन कॉस्ट के चलते थोड़ा प्रॉफिट पर असर पड़ा है। AI कैपेबिलिटीज में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उसका थोड़ा असर पड़ा है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लेकर हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, उसके पहले भी हमने देखा था कि शेयर पिटाई का शिकार हुआ था और भाव इसके 2024 दिसंबर में लगभग 550 रुपए के थे और अब 1/3 से भी कम 160 रुपए के आसपास ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 20% के लोअर सर्किट पर आपको ट्रेड तो नहीं ले पाएंगे और निकल भी नहीं पाएंगे शेयर से, लेकिन अगर सर्किट खुलता है तो उसके लिहाज से जरा बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, जैगल प्रीपेड लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर शेयर पर बना हुआ है, क्या यहां से निकल जाना चाहिए सर्किट खुले तो? बिल्कुल सर, मंथ ऑन मंथ चार्ट पे भी देखें तो लगातार 7 से 8 महीनों से स्टॉक में एक अच्छा डाउनफॉल का लेवल देखने को मिला है। मुझे लग रहा है अगर सर्किट लग गया स्टॉक्स में, सर्किट ब्रेक खुलता भी है तो भी मुझे लगता है एक और डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 155 154 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी की पुरानी पोजीशन है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टॉक में अगर कहीं ना कहीं 150 के आसपास बेस बनता हुआ नजर आएगा तो वहां से फिर से या फिर एड ऑन करने की सलाह होगी। थोड़ा सा वेट करना चाहिए मुझे लगता है स्टॉक में सर। ठीक है, ये राय होगी जैगल प्रीपेड के शेयर को लेकर। लेकिन एक बार जरा आप देखेंगे कि जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है ना, वहां पर आज के सत्र में थोड़ी बाइंग हो रही है। सोना BLW थोड़ा समय लेट हो गया हूं शेयर को स्पॉट करने में, मतलब पूछने में। देख तो लिया था मैंने, 2% के आसपास के गेंस पर अभी शेयर कारोबार कर रहा है 800 रुपए के ऊपर जाकर। थोड़े से रेंज में रहा है रिसेंटली, अगर हम 4-5 सत्र की बात करें तो। शिवांगी जी, राय आपकी क्या होगी सोना BLW को लेकर? क्या ट्रेड लेना चाहिए इसमें? यस, अगर सोना BMW की यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें हम, तो ओवरऑल हमने देखा है कि ऑफ कोर्स एक अच्छी मूव रीसेंट टाइम्स में देखने को मिली है, बट मेरी राय रहेगी कि हम इसमें ऑफ कोर्स एक अच्छी काउंटर रही है और अच्छे मूव्स रहे हैं, बट ओवरऑल वॉलेटिलिटी भी रही है। मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पर एक छोटे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करके स्टॉप लॉस ट्रेल करें या प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे। नेक्स्ट जो है लगभग 830 के नेक्स्ट टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 795 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 795 का स्टॉप लॉस होगा, 830 के टारगेट हो सकते हैं सोना BLW के लिए। लेकिन एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनकी रिसर्च का, उनकी स्टडी का फायदा उठाते हैं। हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं विनीत सक्सेना जी। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जरा बताइए कि आपने कौन से ट्रेड स्पॉट किए हैं विनीत जी ओपनिंग ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू माय डियर पैनलिस्ट्स एंड गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। ये ट्रेड्स देने से पहले मैं थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ। जो HAL का मैंने एक ट्रेड दिया था,
पोजिशनल ट्रेड, वो आज 4900 लेवल्स पे दिया था एंड आज टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज का ट्रेड है मेरा, दो मोमेंटम ट्रेड है। एक है पहला बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी अगर हम लोग देखेंगे तो ये वन आवरली चार्ट में भी देखेंगे तो 31 अगस्त में एक काफी अच्छा एक 3 अगस्त मतलब इसी महीने में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिला है। वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग भी आया है, एक डबल टॉप बना के स्ट्रक्चर में प्रॉफिट बुकिंग आया है एंड ऑर्डर ब्लॉक जो 31 अगस्त जुलाई का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको रीटेस्ट करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छा बिल्टअप हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 690 का टारगेट पॉसिबल है एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से 615 का हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पिक रहेगा आसाई इंडिया। अगेन आसाई इंडिया बहुत अच्छा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे 950 के लेवल्स को अगर ये पार कर लेता है, थोड़ा सा हर्डल है यहाँ पे 950 के लेवल्स के आसपास, अगर इसको पार कर लेता है मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा और टारगेट के हिसाब से 985 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस के हिसाब से 910 का रख सकते हैं। ओके, तो दो स्टॉक्स इस वक्त विनीत जी के फोकस रेडार पर, बलरामपुर चीनी जहां पर अच्छी खासी तेजी दिन की शुरुआत से ही दिखना शुरू हुई है, और असाही इंडिया ग्लास 985 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 910 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा। खरीदारी के मौके यहां पर भी ढूंढे जा सकते हैं। केबल वायर स्टॉक्स पर भी एक राय, फिनोलेक्स केबल्स में हम देख रहे हैं 4% के गेन्स, और शिवांगी जी काफी फोकस रेडार पर ये पूरा का पूरा स्पेस आ चुका है इन दिनों। पिछले दिनों हमने आरआर कबेल में भी काफी अच्छा एक्शन देखा। आज वैसे शुरुआत जो है कमजोर हुई है इसकी, लेकिन फिनोलेक्स केबल्स के चार्ट्स में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। वायर एंड केबल स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्क्रिप्ट जिस पर आपका फोकस है, इस स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? यस मानसी, फिनोलेक्स केबल्स अच्छी चार्ट है एंड यहाँ पर हमने देखा है कि लगभग पिछले 3 सेशन से ये एक सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है 1240 के आसपास। और कल लाइक फ्राइडे के सेशन में डोजी फॉर्मेशन के बाद भी आज जिस तरह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा नजरिया है कि यहाँ पर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट इमीडिएट बेसिस पर 1320 एंड देन 1350 तक के लेवल्स, और 1270 का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखना है इमीडिएट बेसिस पर। 1310, 1350 तक के लेवल्स यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। निचले स्तरों पर स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिएगा जरूर। टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर दीपक, एक टेक मैं आपसे जानना चाहूंगी। आज के सत्र में हम देख रहे हैं ये स्टॉक जो है डाउन साइड देख रहा है, बिकवाली का दबाव है, लेकिन पिछले 1 महीने में चार्ट्स ने काफी अच्छा मूव और काफी तेजी दिखाई है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 45-50% के गेन स्टॉक में देखने को मिले हैं। जब लिस्टिंग हुई थी इसके, उसके तुरंत बाद हमने देखा था काफी सारे ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स थे, उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। फिर स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज देखा और अब हम देख रहे हैं आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स अच्छी खासी तेजी दिखा। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ही ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। क्या एक अपॉर्चुनिटी है आज की गिरावट? बिल्कुल मैम, यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी स्टॉक 850 के आसपास ट्रेड करता है और स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था, लेवल था वो 800 के ऊपर। तो जब कहा मुझे लगता है जब तक स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बाई ऑन टिप की अपॉर्चुनिटी बनी रह सकती है। आज स्टॉक में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई डिप आता है लाइक 825, 830 के आसपास, तो स्टॉक में फिर से 800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपरी लेवल को देखें तो 892 की लेवल्स मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहे हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक्स में और अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में किसी भी तरह के डिप में 800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे मैक्स हेल्थ के बारे में पूछा था और मैंने मैक्स फाइनेंशियल के बारे में सलाह दी थी। मेरी मैक्स हेल्थ में अभी फिर से खरीदारी की सलाह रहेगी। मैक्स हेल्थ का चार्ट देखो मैम, तो फ्राइडे को स्टॉक में ने एक हल्का सा स्ट्रेच लिया था और वहीं पे एक टेल बनाया था। तो मुझे लग रहा है 1000 के लेवल के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन रहता है तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आज सुबह से वैसे ही फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम अपसाइड को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे 1020, 1021 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1000 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है।
ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर ये आपको सलाह मिल गई, 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ ले सकते हैं ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जिसकी चर्चा हमने प्री ओपन के पहले की थी, घाटा कम हुआ फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला देखिए, कंपनी के नतीजे जो आए वो मिले जुले नतीजे आए। कंपनी अभी भी घाटे में है, लेकिन घाटा 120 करोड़ से घटकर अब 78 करोड़ का रह गया है और रेवेन्यू में 24% का उछाल देखने को मिला। स्टॉक का रिएक्शन आप साफ साफ देख पा रहे हैं, 7.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए 2.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, मार्केट कैप इसका अब 36,500 करोड़ का होता हुआ नजर आ रहा है। आज में देखिए 2600 करोड़ का मार्केट कैप एडिशन होता हुआ नजर आया है। जरा एक बार इस पर राय लेते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर राय दीजिएगा शिवांगी जी आप एक बार। फिजिक्स वाला ये कंपनी पिछले दिनों डाउन ट्रेंड में थी, अब वापस से एक उछाल देखने को मिल रहा है नतीजों के बाद, क्या राय आपकी बनती है, क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट करें हम यहाँ पर? तो अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में लगभग ये पिछले 5 हफ्तों से ही एक वीकनेस में रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रिबाउंड जरूर मूव हम देख रहे हैं 50 डेमा के आसपास, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ थोड़ा लैकिंग है इस काउंटर में। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड करें, बेटर स्टॉक्स और मोमेंटम वाले पर ही फोकस करें। ठीक रहा है, बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स पर ही आप करिए फोकस। एक और स्टॉक जिसमें मोमेंटम पिछले दिनों बेहतरीन रहा माफ कीजिएगा, अब जो है वो मोमेंटम लूज करता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य इन्फोटेक की बात हम कर रहे हैं, सीपी प्लस जिसका कोड है। आज देखिए आज भी 4.5% नीचे है, 2 दिन लोअर सर्किट लगा चुका है। अगर आप इसके पिछले एक हफ्ते का चार्ट दिखाएं तो ज्यादा सिचुएशन बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। इसका जो हाई है ना 52 वीक हाई, वो 4000 के ऊपर का भी है, 4094 का। एक बार जरा वीकली चार्ट्स को लेकर आइएगा, ये देखिए मंथली वीकली लेकर आइए आप एक बार जरा। चलिए कोई बात नहीं, वीकली नहीं आ पा रहा है अभी फिलहाल, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, देख लेंगे हम इसको। लेकिन वीकली अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखें ना तो ये स्टॉक आपको नजर आएगा 2 लोअर सर्किट लगा चुका है और आज फिर जो है वो गिरावट में ही नजर आ रहा है आदित्य इन्फोटेक। तो 4094 के हाई से अब ये 3360 के आसपास आ गया है। क्या करना चाहिए, इस गिरावट का क्या फायदा उठाना चाहिए या फिलहाल अभी अवॉइड करें, ये राय हमें चाहिए और ये राय हम ले लेंगे एक बार विनीत जी से। विनीत जी, आदित्य इन्फोटेक ये कंपनी सीपी प्लस जो बेहतरीन मोमेंटम दिखा कर गई और उसके बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है, पिछले 3-4 सेशन से लगातार गिर रही है, क्या करें? देखिए सीपी प्लस का सबसे बड़ा इशू रहा है वैल्यूएशंस काफी ज्यादा ओवरस्ट्रेच हो गया था यहाँ पे। तो इस मार्केट में जहाँ पे स्मार्ट मनी बहुत जल्दी मूव हो रहा है, तो जाहिर है कि वैल्यूएशन जहाँ पे थोड़ा सा भी ओवरस्ट्रेच होता है वो नजर आएगा, सेल ऑफ आएगा, और वही हो रहा है इस स्टॉक में। फिलहाल के लिए अगर वीकली चार्ट्स पे भी नजर डालेंगे हम लोग, 3250 का जो एक लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए। उसके नीचे 3000 के लेवल्स, 3100 के लेवल्स पे हम इसको फोकस कर सकते हैं। मेरा बाइंग लेवल अगर देखेंगे, मेरा बाइंग लेवल यहाँ से 2900 टू 3100 के बीच में एक एक्यूमुलेशन बन सकता है। वहां से रिवर्सल आता है, देन अगेन वी कैन सी एन अप मूव टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई और 3700 लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं हम लोग इसको जाते हुए। चलिए ठीक है, ये राय आदित्य इन्फोटेक के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए अब 9:50 होने को हैं, रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जी। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। बताइए क्या चुना है अपने डेरिवेटिव मार्केट से आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं। इंश्योरेंस स्पेस में से एचडीएफसी लाइफ के अंदर काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है। तो एक फॉलोअप में हम एचडीएफसी लाइफ में टूवर्ड्स 550 से 560 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 540 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी इन द रेंज ऑफ 8 to 9। स्टॉप लॉस होगा 4.5 एंड टारगेट, पहला टारगेट 13 का, दूसरा टारगेट 17 का होगा। इसका लॉट साइज 1100 का है, उस लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट यहाँ पर 3850 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पर 9300 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल जिस हिसाब से अंडरलाइन में आज के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है, उसके चलते एक फॉलोअप मूव
550 से 560 का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। नीलेश जी, ये 9 रुपया 50 पैसे चला गया, क्या करें अभी? रुक रहे नीचे आए तब लें या फिर अभी ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। मेरे ख्याल से एक का एक्सपर्ट आया है तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। 8.5 या फिर 9 तक का की रेंज में इसे खरीद सकते हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी करेक्शन का इंतजार करें। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 8.5 के आसपास जब आए तो आप खरीदिए इसे। और 540 के कॉल की बात हो रही है HDFC लाइफ। टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर, आपको स्टॉप लॉस 4.5 पर रखना है, टारगेट आपको 13 और 17 के रखने हैं। अधिकतम फायदा जो है 9300 का, अधिकतम नुकसान अगर ट्रेड रिवर्स हो जाता है तो फिर 3850 रुपए का हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीलेश जी इस बेहतरीन स्ट्रेटजी के लिए। चलिए, इन लेवल्स का तो आप रखिए ध्यान, साथ में ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का भी कि एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की होती है। 10 में से 9 लोगों को आमतौर पर इसमें नुकसान हो जाता है और औसतन नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। घाटा हो या मुनाफा, आपको 15 से 50% ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना ही पड़ता है। तो इन बातों का रखिए ध्यान और उसके बाद ही अपने ट्रेड को कीजिए एग्जीक्यूट। चलिए वापस आते हैं बाजार पर और अब जरा कुछ और एक्शन वाले शेयरों की कर लेते हैं बातचीत, जहां एक्टिविटी आज अच्छी खासी भरपूर नजर आ रही है। हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। कुणाल जी से भी जरा बातचीत करेंगे हम, एक बार उनसे समझेंगे कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक जो आज 12.5% के आसपास टूट गया है उसमें क्या करना है अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में। तो कुणाल जी हमारे साथ तैयार है? कुणाल जी, हाँ कुणाल जी तैयार है हमारे साथ। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। एक बार जरा अपनी राय श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे दीजिएगा, फिर आपके स्टॉक्स भी समझना चाहेंगे हम। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे मेरा मानना है कि आई थिंक आज ब्रेकडाउन का एक सिग्नल है। गैप डाउन के बाद ओपन हुआ है स्टॉक, फिलहाल सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरा मानना है कि अगर जो भी लॉन्ग ट्रेडर्स अगर पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्टॉक गैप फिल नहीं करता आज इंट्राडे बेसिस पे तो हो सकता है कि आने वाले सत्र में भी ये स्टॉक और ज़्यादा करेक्शन दे सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग डिपेंड करता है कि बाई प्राइस कितनी है लोगों की। बट मेरा मानना है कि आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाना चाहिए स्टॉक प्राइस पे, बिकॉज अगर ये स्टॉक गैप डाउन या जो गैप है उसको फिल नहीं करता है तो हो सकता है कि स्टॉक आने वाले कुछ एक सत्र में 1100 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। ओके, तो चलिए 1100 के नीचे भी ट्रेड के आसार नजर आ रहे हैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक में बिकवाली का दबाव, लगातार बिकवाली गहराती हुई और इसीलिए एक डायरेक्शन देते हुए कुणाल बोथरा हमें कि यहाँ से एक बार सोचना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है, क्योंकि फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है। कुणाल हाय, गुड मॉर्निंग। वोल्टास के चार्ट्स पर एक राय दीजिएगा। कंपनी के नंबर्स काफी पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन डाउनसाइड पर है। मुनाफे में करीब 51% का इजाफा देखने को मिला है, साथ ही रेवेन्यूज साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स अट्रैक्टिव दिखे जरूर। अब यहां से आगे क्या गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है या फिर इस डाउन ट्रेंड को देखते हुए एक बार स्टॉक को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए? तो मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक बहुत फ्लैटलाइन स्टॉक हो चुका है। 2024 एंड में स्टॉक करीबन 1300 के आसपास था। 25 में जब एक अप मूव आया था, एक फेज आया था जहाँ पे 1-2 महीने के लिए वोल्टास ने एक अप मूव दिखाया था, वहाँ पर स्टॉक ने करीबन 1500 के आसपास का लेवल्स टच किया था। बट आज हम वापस अगर स्टॉक को देखें तो 1300 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो अगर इसको ब्रॉडर टर्म्स में गए तो लास्ट 2 साल से स्टॉक एक फ्लैटलाइंड मूव में है, जो मुझे ऐसा लग रहा है इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसकी जो लोअर एंड की सपोर्ट है वोल्टास की, वो 1200 के आसपास है, जहाँ पे लास्ट 2 साल से लगभग ये स्टॉक 1200 के आसपास वहाँ पर आता है और वहाँ पर एक सपोर्ट या एक डिमांड जोन बनता है वोल्टास के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स को लोअर एंड पे बाय करना चाहिए, ना कि एक मोमेंटम ब्रेकआउट पे, बिकॉज बहुत बार होता है कि जो मोमेंटम ब्रेकआउट होते हैं वो फिजर आउट हो जाते हैं स्टॉक्स में। तो 1200 का लेवल्स अगर वोल्टास में रीच हो जाता है अगर आने वाले कुछ एक दिनों में, तब मेरा मानना है कि डिप्स पे बाइंग की जानी चाहिए। ओके कुणाल, अब आपके आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जानते हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट का टेक्सचर वीक नजर आ रहा है। नॉट टू वरी अलॉट, लेकिन इंडिया विक्स में भी हम स्पाइक देख रहे हैं। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स इंडेक्स वाइज टूट रहे हैं। ऑटो कुछ हद तक हम देख रहे हैं, आईटी प्लेयर्स और डिफेंस का खेमा मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बट अदरवाइज एफएमसीजी जैसे काउंटर्स सेक्टर्स में से भी बिकवाली है। आइडियाज क्या होंगे स्टॉक स्पेसिफिक आपके? तो 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला बाय रहेगा एबीबी पर, बिकॉज एबीबी इंडिया मुझे ऐसा लग रहा है 7700 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बट एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न बना रहा है स्टॉक, ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ब्रेकआउट आ जाए स्टॉक पर। तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा बाय। 8000 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7600 का। तो रिस्क रिवॉर्ड लगभग 2:1 की रहेगी। मिधानी मिश्रा धातु, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है।
420 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था कल तक, फ्राइडे तक। लास्ट 2 दिन में हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 दिन में 4 से 5% का रिट्रेसमेंट किया था मिधानी ने। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। हो सकता है कि स्टॉक आने वाले कुछ एक दिनों में अपने प्रीवियस स्विंग हाइस को चैलेंज कर दे। 455 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 418 का। ठीक है, 455 का टारगेट होगा, 418 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। मिश्र धातु निगम यानी मिधानी को लेकर ये व्यू 3.5% ऊपर ये शेयर है, और एबीबी के लिए 7,600 रुपए का स्टॉप लॉस, 8,000 रुपए के टारगेट होंगे। ये 2 बढ़िया बाय कॉल्स हैं कुणाल जी की तरफ से। अच्छा कुणाल जी, नैल्को को लेकर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से और एल्यूमिनियम प्राइसेस में जो गिरावट आई उसके चलते 2 सत्र में शेयर काफी ज्यादा टूटा। गिरावट पर आज ब्रेक लग रही है, 2-2.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। और हमने देखा था कि हिंडाल्को के शेयर में भी गिरावट आई थी, और आज हिंडाल्को भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर था ये शेयर, और हिंडाल्को में लगभग 1% के आसपास की तेजी है। क्या नाल्को में ट्रेड लेना है? ट्रेड ले सकते हैं क्या इसमें? तो नाल्को में आई थिंक सपोर्ट लेवल से कॉन्ट्रा बाय से ट्रेड बन रहा है, बिकॉज पॉजिटिव फैक्टर अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स काफ़ी सारा पॉजिटिव है। आरएसआई की बात करें, एमएसीडी की बात करें, तो ये काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स है वो बुलिश टेरिटरी में है नाल्को के लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लास्ट 1 मंथ पहले स्टॉक ने एक बेस बनाया था 340 का, वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपसाइड में। एक ही फैक्टर जो मुझे सर लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक ओवरहैंग प्ले कर सकता है स्टॉक के लिए, तो जो एक गैप फॉर्म किया था स्टॉक ने फ्राइडे की सेलिंग के बाद में, एक गैप रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, वो करीबन 400 के आसपास का एक गैप रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि कुछ एक दिनों के लिए स्टॉक बाउंस बैक करे, 400 के लेवल्स के आसपास आए, पर अगर उस लेवल को क्रॉस ना कर पाए तो हो सकता है कि स्टॉक वापस से थोड़ा सा एक कंसोलिडेटिव फेज में जा सकता है। तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूँगा। जो भी ट्रेडर अगर बाउंस बैक के लिए खेलना चाहे तो मेरा मानना है कि 400 के आसपास का एक इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। अगर वो स्टॉक उस लेवल पर आता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके या टाइट रख के स्टॉक पे ट्रेड किया जाए, और अगर 400 के लेवल्स को क्रॉस कर जाता है स्टॉक, तब मेरा मानना है कि हायर साइड पे 430, 440 के टारगेट्स भी ओपन अप हो सकते हैं नाल्को के लिए। चलिए ठीक है, तो ये राय आपको नाल्को के ऊपर मिलती हुई, आपको 2.25% के आसपास की तेजी के साथ ये स्टॉक कर रहा है इस वक्त कारोबार। चलिए 9 बजकर हो चुके हैं 58 मिनट। अब कुछ और 1-2 शेयरों पर राय हम ले सकते हैं और उसके बाद फिर हेडलाइंस की तरफ बढ़ेंगे अब। अच्छा चलिए हेडलाइंस